तो टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन। बायोटेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा एप्लीकेशन क्या है? एग्रीकल्चर और फार्मास्यूटिकल कंपनी। फार्मास्यूटिकल, एग्रीकल्चर और भी बहुत सारी चीजों में करना है। तो सबसे पहले दिया है बायो फार्मास्यूटिकल, यानी दवाएं बनाने में, वैक्सीन बनाने में और बायोलॉजिकल चीजों का प्रोडक्ट बनाने के लिए, बायोलॉजिकली यूजफुल ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए। जैसे जीएमओ का पूरा नाम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिज्म की जगह कुछ भी हो सकता है, कोई माइक्रोब्स हो सकता है, कोई फंजाई हो सकती है, कोई प्लांट हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसमें क्या आएगा? थ्योरेपेटिक्स। इसमें आएगा थ्योरेपेटिक्स। थ्योरेपेटिक्स का मतलब क्या होता है? इलाज करने के लिए जो है ना, वो चीजें बनाई गई। थ्योरेपेटिक्स का मतलब जिससे इलाज किया जा सके, उपचार के लिए, किसी चीज को डायग्नोस करने के लिए, जैसे कैंसर का पता लगाने के लिए, जैसे हाँ HIV का पता लगाने के लिए, हेपेटाइटिस बी का पता लगाने के लिए, और भी चीजों का पता लगाने के लिए यूज किया जाता है। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है वो बनाई जा सकती है, जैसे बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, बीटी पोटैटो, बीटी टोमेटो, और भी RNA इंटरफेरेंस टेक्निक से हम लोगों ने टोबैको प्लांट को बचाया था, वो सब इसमें आ जाएगा। फिर प्रोसेस्ड फूड बनाने में, यानी दूध को बनाने में, दही को बनाने में, और या अल्कोहल बनाने में, या कोई भी चीज, कोई पैक्ड फूड आइटम बनाने में, ठीक है। बायो रिमेडिएशन का मतलब होता है क्या? पॉल्यूशन को कम करना, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को कम करना, ये भी हम कर सकते हैं। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में भी आजकल हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। आजकल बायोडीजल बना रहे हैं। बायोडीजल का मतलब पेड़ पौधों से डीजल निकाल रहे हैं, और बायो पेट्रोल बना रहे हैं, यानी पेड़ पौधों से पेट्रोल का प्रोडक्शन किया जाता है। उसके अंदर जो हाइड्रोकार्बन होता है, उसकी मदद से हम लोग क्या कर रहे हैं? बायोडीजल, बायो पेट्रोल बना रहे हैं। 3 क्रिटिकल रिसर्च हम लोग ने किए बायोटेक्नोलॉजी में। पहला क्या है? हमें बेस्ट कैटलिस्ट तैयार करना है। हमें बेस्ट कैटलिस्ट तैयार करना है जिससे वो ऑर्गेनिज्म बहुत इंप्रूव्ड हो जाए। लिखा है ना, प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंप्रूव्ड ऑर्गेनिज्म। कह रहा है कि हमें ऐसा ऑर्गेनिज्म बनाना है जो बहुत ज्यादा एडवांस हो, इंप्रूव्ड हो। वो कोई माइक्रोब्स हो सकता है या कोई प्योर एंजाइम हो सकता है, ठीक। दूसरा, जो आपने कैटलिस्ट बनाया है, वो कैटलिस्ट को काम करने के लिए बेहतर ऑप्टिमम कंडीशन देनी है। आपको उस एंजाइम को काम कराने के लिए बेहतर कंडीशंस पैदा करनी है। तीसरा, आपको डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग बहुत अच्छे से करनी है, तभी तो आपको प्योर प्रोटीन मिलेगी, या प्योर कंपाउंड मिलेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा, वरना आपको मिलेगा इम्प्योर। अगर इम्प्योर मिला तो हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। यानी 3 क्रिटिकल रिसर्च में पहला रिसर्च क्या है? बेस्ट कैटलिस्ट प्रोवाइड करना है। किस फॉर्म में? इंप्रूव्ड ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में, या तो प्योर एंजाइम के फॉर्म में। दूसरा क्या है? हमें ऐसी कंडीशंस पैदा करनी है जिससे क्या है, वो एंजाइम काम कर सके, यानी किसी भी पीएच पर काम कर सके, किसी भी टेम्परेचर पे काम कर सके, किसी भी कंडीशंस पे काम कर सके, तो ऐसा करना है। तीसरा, हमको डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग बहुत अच्छे से करनी है ताकि प्योर प्रोटीन या ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल सके। अब सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी का जो हम लोग यूज करेंगे, वो हम अपने ह्यूमन लाइफ को की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए करेंगे। 2 सेक्टर में सबसे ज्यादा यूज किया गया, एक तो एग्रीकल्चर में और दूसरा हेल्थ सेक्टर में। तो पहले कहां दिया हुआ है? एग्रीकल्चर। पहले खाना पीना है भाई, इतनी बढ़ती हुई आबादी के लिए इतना सारा खाना चाहिए, कहां से आएगा? उसके लिए एप्लीकेशन करेंगे इन एग्रीकल्चर। सबसे पहले खेती बाड़ी के 3 तरीके हैं। खेती बाड़ी को बढ़ाने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? खूब सारा खाद डालिए और एग्रीकल्चर कर लीजिए। खूब सारा यूरिया डालिए, सुपर फास्फेट, सुपर नाइट्रेट, DAP, और भी बहुत सारे कीटनाशक दवाएं, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, ठीक है ना, ये सारा यूज करिए और खेती बाड़ी कर लीजिए। इससे पैदावार बढ़ेगी, लेकिन पोल्यूशन भी बढ़ेगा। सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, और भी बहुत सारा पोल्यूशन बढ़ेगा। तो ये तरीका पुराने जमाने में यूज करते थे, लेकिन आज हम इसे स्विच करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे पूरी तरह से। क्यों? आबादी बहुत ज्यादा है। दूसरा, ये वाली कृषि सबसे बेस्ट होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब होता है जैव कृषि। बिना आप फर्टिलाइजर का यूज किए, केमिकल का यूज किए जो एग्रीकल्चर करते हैं, उसे बोलते हैं ऑर्गेनिक
बेस्ड एग्रीकल्चर यानी जैव कृषि, और तीसरा है जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, यानी आज की डेट में सबसे बेस्ट ये है। आजकल हम लोग गोभी देखो, देसी गोभी कहाँ आती है, देसी गोभी का साइज बस इतना बड़ा होगा लिटरली, और पीले पीले कलर की होती है। आपके मार्केट में जो गोभी आ रही है देखो, ये साइज बड़े बड़े आते हैं और बिल्कुल व्हाइट कलर की होती है बिल्कुल, है ना, और बहुत बंधी सी रहती है ऐसे। देसी गोभी बिल्कुल मतलब वो नेचुरल होती है, पीली पीली सी होती है, हल्की सी, टेस्ट में भी वो अलग ही होती है। ऐसे आप देखो एप्पल का साइज ये बड़ा बड़ा आने लगा है ना, जबकि देसी जो सेब है वो छोटा छोटा होता है। जो हिमाचल प्रदेश का जो सेब है, शिमला का जो सेब है वो थोड़ा बड़ा होता है, सॉरी कश्मीर का, लेकिन हिमाचल प्रदेश का नेचुरल सेब इतना ही बड़ा है, लेकिन बहुत नेचुरल है वो। हम लोग जो बना रहे हैं हाइब्रिड बना रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी से बना रहे हैं। उसी तरह से आजकल चावल देखा होगा, बासमती चावल इतने लंबे लंबे दाने वाले आ रहे हैं, देखा होगा। क्यों? क्योंकि वो लोग वो हम जीएमसी बेस बना रहे हैं, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बना रहे हैं। अब इन्होंने क्या बोला, जब हमारी आबादी बढ़ रही थी, आजादी के बाद जनसंख्या विस्फोट हुआ, यानी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो जब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ तो हम लोगों ने फूड को बढ़ाने की जरूरत पड़ी। फूड को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति चलाई गई। हरित क्रांति आपने सुना होगा, ग्रीन रेवोल्यूशन किसने चलाया? नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। लेकिन भारत में किसने चलाया? एमएस स्वामीनाथन। वर्ल्ड में चलाया किसने? नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। जबकि इंडिया में चलाया एमएस स्वामीनाथन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन से पैदावार कितने गुना हो गई? 3 गुना। लेकिन ये हमारी बढ़ती हुई आबादी को खिलाने के लिए सफिशिएंट नहीं थी, मतलब आबादी और तेजी से बढ़ गई। हमने माल्थस ने कहा था, जिससे डार्विन बहुत इन्फ्लुएंस हुए थे, कि आबादी बढ़ती मल्टीप्लाई में, यानी जियोमेट्रिक की अर्थमेटिक। और जो पॉपुलेशन आबादी यानी पॉपुलेशन मल्टीप्लाई में बढ़ रही है, फूड बढ़ता है 1 to 1, यानी कि अर्थमेटिक रेशियो में फूड ऐसे बढ़ेगा। आज 1 किलोग्राम हुआ तो कल 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम 100 ग्राम एक्स्ट्रा हो जाएगा। फिर और एफर्ट करोगे 1 किलोग्राम 200 ग्राम हुआ। लेकिन आबादी ऐसे नहीं होती है, हम 2 हमारे 2 कितने हो गए, फिर उनके अगर 2 मान लो तो 8 हो गए, ऐसे बढ़ती है, मल्टीप्लाई में हो जाती है, यानी कि वो जियोमेट्रिकली बढ़ती है और फूड बढ़ता है अर्थमेटिकली। इसी बात से तो वो डार्विन बड़े इन्फ्लुएंस हुए थे, इतनी सी बात से, क्योंकि उन्होंने अपना दिमाग लगा लिया कि किसी भी पॉपुलेशन में खाना लिमिटेड है, तो आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो यानी वही फिट होंगे उस आबादी में जो जिनका नेचुरल सिलेक्शन होगा। इसी को बोला था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट बाय नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है ना। इंक्रीज यील्ड है पार्ट्सली, यानी कि जो यील्ड जो थी हमने थोड़ी सी बढ़ाई, किसकी वजह से बढ़ाई? क्रॉप वैरायटी को इंप्रूव करके हमने कुछ अच्छी फसलें ग्रो कराई। बट इससे क्या हुआ? और बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस, यानी सिंचाई अच्छे से की, समय समय पर पानी दिया, समय समय पर खाद डाला। ये एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर था, इसमें फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड यूज किया गया था, तो थोड़ी सी पैदावार बढ़ी, 3 गुना हमने कर दी। हाउ एवर फॉर फार्मर्स इन डेवलपिंग वर्ल्ड, यानी जो हमारा इंडिया है वो डेवलपिंग है कि डेवलप्ड है? तो डेवलपिंग वर्ल्ड में, ठीक है, विकासशील देश है हमारा, विकसित नहीं। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर बड़ा महंगा पड़ जाता है, ये वाला एग्रीकल्चर, क्योंकि खाद खरीदो, खाद की बोरी देख लो कितनी महंगी हो गई, है ना। डीएपी डालो, खरीद के ही तो डालना पड़ेगा, कोई फ्री तो आएगी नहीं, है ना। पहले जमाने में क्या करते थे, गाय का गोबर उसको खाद बना के डाल देते थे, कंपोस्ट उसको खाद बना के डाल देते थे, केचुए जो होता है वो मिट्टी को पोरस कर देते थे। इस तरह का एग्रीकल्चर करते थे पुराने जमाने में, क्योंकि खाने वाले ही कम थे। अब खाने वाले इतने ज्यादा बढ़ गए। जब देश आजाद हुआ था तो 350 मिलियन थी केवल आबादी, 350 मिलियन, यानी समझो कि कितना हो गया, 35 करोड़। आज यूपी की बहुत ज्यादा है, 35 से हमें आइडिया तो नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा, 35 करोड़ से तो ज्यादा ही है। कानपुर में आपके 2-3 करोड़ लोग रह रहे होंगे, केवल कानपुर की मैं बात कर रहा हूं, है ना। तो बहुत महंगा पड़ रहा था, और इससे पैदावार जो थी वो इतनी ज्यादा पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि पुरानी पद्धति पर बेस्ड था, यानी पुरानी चीजों का प्रयोग करके और इतनी ज्यादा पैदावार बढ़ा लेना असंभव था। तो अब इन्होंने बोला कि जो प्राचीन काल की जो ब्रीडिंग थी, पुराने समय में कौन सी ब्रीडिंग कराते थे? हाइब्रिडाइजेशन और सिलेक्टेड ब्रीडिंग, यानी अच्छी ब्रीड को सिलेक्ट करके हाइब्रिड फसलें बनाते थे। तो क्या लिखा हुआ है? ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक से
हम फेल हो जाते थे क्या कि इतना ज्यादा हमें फास्ट और एफिशिएंट सिस्टम नहीं था हमारे पास कि हम फसलें उगा सकते थे। तो हमने एक नई टेक्नोलॉजी यूज करी, टिश्यू कल्चर। ये पुरानी वाली एनसीईआरटी में नहीं है, अभी इस साल वाली एनसीईआरटी में ऐड हो गया है। ये चैप्टर 9 का ऐड हो गया है। चैप्टर 9 था एक स्ट्रेटजीज ऑफ इन्हेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, वो ऐड हो गया है। तो ये ध्यान दीजिएगा, अगर जिसके पास नहीं है तो चैप्टर 9 में मिलेगा। ये चैप्टर 9 के आखिरी के 2 पेज में, चैप्टर 9 का आखिरी का 2 पेज यहाँ मिलेगा आपको, यहाँ ऐड हो गया है। अब टिश्यू कल्चर टेक्निक हमने डेवलप कर ली, क्योंकि उस तरह से तो फसलें नहीं बढ़ा सकते थे, तो हमने टिश्यू कल्चर टेक्निक डेवलप कर ली। उसमें क्या हुआ, टिश्यू कल्चर का मतलब क्या होता है, इन्होंने कहा, साइंटिस्ट ने पता किया या साइंटिस्ट ने सीख लिया कब, 1950 में। 1950 में क्या सीखा, देखो लिखा है ना, लर्न बाय साइंटिस्ट। साइंटिस्ट ने इस चीज को सीखा, कब सीखा, 1950 में, कि पूरा पौधा बनाया जा सकता है, पूरा पौधा रीजनरेट किया जा सकता है। और जिस टिश्यू से रीजनरेट करते हैं उसे क्या बुलाते हैं, जैसे मान लो ये पौधा था, हमने इसका जाइलम ले लिया या फ्लोएम का थोड़ा हिस्सा ले लिया, वैसे फ्लोएम लेते हैं क्योंकि जाइलम का मोस्टली कंपोनेंट डेड होता है। हमने फ्लोएम ले लिया और फ्लोएम को हम क्या बुलाएंगे, एक्सप्लांट। अब उस एक्सप्लांट को कल्चर मीडियम में ग्रो कराएंगे, उसकी सेल को मल्टीप्लाई कराएंगे, उसके रूट और शूट को कंट्रोल करेंगे। रूट और शूट को कंट्रोल करने के लिए 2 हार्मोन का प्रयोग किया जाता है, एक ऑक्सिन और एक साइटोकाइनिन, एक ऑक्सिन और एक साइटोकाइनिन, ठीक है ना। तो उसी को बोलेंगे एक्सप्लांट। एक्सप्लांट क्या होता है, कोई भी पार्ट, एनी पार्ट जो पौधे से आप बाहर ले रहे हो और उसको ग्रो करा रहे कहां पे, टेस्ट ट्यूब में। वो भी किस कंडीशन में, फर्टाइल की स्ट्राइल, स्ट्राइल कंडीशन में। अगर आप फर्टाइल कंडीशन दोगे तो बैक्टीरिया, वायरस और ये सब भी ग्रो कर जाएंगे, इसलिए स्ट्राइल मीडियम में ग्रो कराते हैं। और स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम लेंगे कि नॉर्मल, स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम जिसमें शुगर का सोर्स हो, जिसमें बहुत सारे प्लांट ग्रोथ हार्मोन हो, जिसमें बहुत सारा मिनरल हो, जिसमें बहुत सारा विटामिन हो, जिसमें बहुत सारा वाटर हो, इस तरह का मीडियम लेंगे। अब पौधे में क्या होती है, जब एक्सप्लांट को उस मीडियम में डाल देंगे तो अब पौधे में क्या होती है, कैपेसिटी कि वो एक टिश्यू से पूरा पौधा बना लेगा। एक टिश्यू से पूरा पौधा बना लेने को क्या बोलते हैं, टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी, ठीक है। तो टोटीपोटेंसी का मतलब होता है छोटे से हिस्से से पूरा वो बन जाना। जैसे जब लिजार्ड की पूंछ कट जाती है तो पूरी पूंछ बन जाती है। अब आप बताइए ये भी क्या कहलाता है, रीजनरेशन। ये होता है रीजनरेशन। इसको टोटीपोटेंसी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, अगर पूरा बॉडी बन जाता तो क्या बोलते हैं, टोटीपोटेंसी। थोड़ा हिस्सा बनेगा तो उसको बोलते हैं रीजनरेशन। हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा रीजनरेशन पावर किस ऑर्गन में, लिवर में। लिवर को अगर आप आधा काट दो तो पूरा हो जाएगा अपने। किडनी में, लिवर के बाद किडनी में है, एक किडनी में कुछ दिक्कत आ जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए, फिर किडनी अपने आप को रिकवर कर लेती है। हाँ, लेकिन फेल हो जाए तो दोबारा वो नहीं हो सकती। फेल हो जाना अलग चीज है, और किडनी में डैमेज हो जाना और उसको रिपेयर हो जाना वो अलग बात है। यू विल लर्न हाउ टू अकम्प्लिश दिस इन हायर क्लास। बोलते हैं आप इससे ज्यादा हायर क्लास में इसको स्टडी करोगे, यानी कि भाई जब मेडिकल कॉलेज जाएंगे थोड़ा बहुत और सिखाया जाएगा इसके बारे में, तब एनिमल सेल पर कल्चर करना सिखाया जाएगा। अभी प्लांट पर हम सीख रहे हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू स्ट्रेस हियर, मतलब ये जानना जरूरी है कि न्यूट्रिएंट मीडियम में कार्बन सोर्स होना चाहिए। मैंने बोला था शुगर में कार्बन होता है। देखो, और शुगर कौन सी शुगर, सबसे फेवरेट शुगर है सुक्रोज। सबसे फेवरेट शुगर है सुक्रोज, तो सुक्रोज देना चाहिए। इनऑर्गेनिक सॉल्ट का मतलब है मिनरल्स देना चाहिए, विटामिन देना चाहिए। अभी कुछ देर पहले मैंने ये सब नाम लिए थे। अमीनो एसिड देना चाहिए, क्योंकि अमीनो एसिड आपको पता है कुछ अमीनो एसिड पौधा खुद बना लेता है, नहीं पौधे अमीनो एसिड बना लेते हैं, लेकिन हम अमीनो एसिड नहीं बना पाते। तो हम खुद कुछ ले लेते हैं और खुद हमारी शरीर कुछ बना लेता है। जो शरीर में बन गया वो क्या है, नॉन इसेंशियल की एसेंशियल, और जो शरीर में नहीं बना वो इसेंशियल। सही है ना। लेकिन पौधे में सारे के सारे कैसे होते हैं, नॉन इसेंशियल। सही है ना। एंड ग्रोथ रेगुलेटर, जैसे ऑक्सिन बोला था, और साइटोकाइनिन, एक रूट को डिफरेंशिएट करेगा, एक शूट को डिफरेंशिएट करेगा। अब जब हम ये मेथड अप्लाई कर देंगे तो अब क्या हो जाएगा, पूरा बहुत सारे पौधे बन जाएंगे। और कितने समय में, कम समय में।
अब यहां से बात सुनिएगा, कम समय में ज्यादा से ज्यादा पौधे बना लेने की क्षमता को माइक्रो प्रोपोगेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोपोगेशन। ये देखिए 1000 ऑफ प्लांट बन गया कम समय में, दिस इज नोन एज। अब एक बार फिर से पूरी 4-5 बातें सुनिए। पौधे के एक्सप्लांट से पूरा पौधा बना लेने की क्षमता को क्या बोलते हैं? टोटी पोटेंसी। टेक्नोलॉजी का नाम टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी। कल्चर मीडियम में कौन सा सोर्स लेंगे? कार्बन सोर्स प्लस अमीनो एसिड प्लस इनऑर्गेनिक सॉल्ट यानी मिनरल प्लस विटामिन प्लस ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन। ये लिखा है ना। कम समय में ज्यादा से ज्यादा पौधे बना लेने की क्षमता को क्या बोलेंगे? तो माइक्रो प्रोपोगेशन, ठीक है ना, वो पौधे का वो भाग जिससे हम पूरा पौधा बनाना चाहते हैं, एक्सप्लांट। अब सारे शब्द समझ में आ गए। अब जो हर एक पौधा होगा, मान लो एक टिश्यू से आपने 1000 पौधे बना लिए। अब ये जो 1000 पौधे हैं ये आपस में बिल्कुल सेम होंगे और अपने पेरेंट के भी समान होंगे, यानी दे कैन बी कॉल्ड एज क्लोन। दे कैन बी कॉल्ड एज क्लोन। तो क्या बोला गया? ईच ऑफ दीज प्लांट विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट विच दे वर ग्रोन। मतलब ये सारे ओरिजिनल प्लांट्स के बिल्कुल समान होंगे और आपस में भी समान होंगे। सो दैट इज कॉल्ड एज क्लोन। चूंकि आपने सोमैटिक सेल लेकर के कराया, सोमैटिक सेल लिया कि जर्मिनल सेल? सोमैटिक सेल क्या होता है? जो गैमेट नहीं बना पाता वो सोमैटिक होता है। आपने चूंकि फ्लोएम लिया था या आपने कोई पत्तियों का पार्ट लिया होगा या कोई लिविंग टिश्यू लिया होगा, उसको बोलते हैं सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल से क्लोन बनाए तो नाम क्या पड़ेगा? सोमा क्लोन। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पौधे, जैसे इसके लिए फार्मूला याद रखिएगा, बैट BAT, B फॉर बनाना, A फॉर T फॉर, तो ये सोमा क्लोन से बनाए गए हैं। यानी बनाना, एप्पल और टोमेटो सोमा क्लोन से बनाए गए। आजकल मार्केट में जितने भी आ रहे हैं सब सोमा क्लोन से बना रहे हैं। दे हैज बीन प्रोड्यूस्ड, लिखा है हैव बीन प्रोड्यूस्ड ऑन कमर्शियल स्केल बाय दिस मेथड। बोल रहे मार्केट में, क्यों बोला? कमर्शियल स्केल की बात कर रहे हैं। कमर्शियल स्केल पे बहुत सारे पौधे इस मेथड से बनाए जा रहे हैं। 3 इंपॉर्टेंट है, बनाना, एप्पल और टोमेटो। कह रहे हैं टिश्यू कल्चर की अपनी एक लैब होती है, और टिश्यू कल्चर लैब आपने देखा भी होगा, जैसे किसी आप गूगल पे डालो टिश्यू कल्चर लैब तो देखा होगा, व्हाइट कोट पहने साइंटिस्ट होते हैं और वो बगल में टेस्ट ट्यूब में एक पौधा उग रहा है और कल्चर मीडियम में रखा है, बगल में 8-10 पौधे उग रहे हैं। देखा होगा एक प्लेटें हैं उसमें 20-25 पौधे उग रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये है टिश्यू कल्चर लैब। कह रहा है एक और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, क्या? इस पूरे पौधे में हो गया वायरल इन्फेक्शन। अब आपको पता है वायरल इन्फेक्शन जो है हो जाता है वो पूरे पौधे को इन्फेक्ट कर देता है। लेकिन ये हिस्सा क्या कहलाता है? सैम। और ये क्या कहलाता है? रैम। सूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम। सूट एपिकल मेरिस्टेम जो होता है ये इसकी जो डिवीजन रेट है और इसकी जो डिवीजन रेट है, दोनों की बात कर रहा हूं, सैम और रैम की डिवीजन रेट वायरस की डिवीजन रेट से ज्यादा होती है। अब आप बताओ सैम और रैम का कुछ हिस्सा वायरस फ्री होगा जी, अगर ये तेजी से डिवाइड हो रहा है वायरस की तुलना से। अरे अगर मैं आपसे तेज दौड़ रहा हूं या आप मुझसे तेज दौड़ रहे हो तो कोई एक तो आगे निकल जाएगा ना, वायरस रह गया पीछे और ये मेरिस्मेटिक सेल निकल गई आगे, मतलब मेरिस्मेटिक सेल इज वायरस फ्री। क्या कहते हो? तो मेरिस्मेटिक सेल को हम ले लेंगे तो हमें कौन सी मिल गई? वायरस फ्री सेल मिल गई कि वायरल इन्फेक्टेड सेल मिल गई? वायरस फ्री सेल मिल गई, उसका करा लो टिश्यू कल्चर और कम समय में ज्यादा से ज्यादा पौधे बना लेंगे, यानी माइक्रो प्रोपोगेशन कर देंगे। इसी टेक्निक को बोलते हैं हम लोग क्या? मेरिस्टेम कल्चर। क्या बोलेंगे? और इससे क्या करते हैं? इससे हम वो वायरस फ्री पौधा बना सकते हैं बाय द सेम प्रोसेस। क्या लिखा हुआ है? अनदर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ मेथड इज द रिकवरी ऑफ हेल्दी प्लांट फ्रॉम डिजीज प्लांट। यानी हेल्दी प्लांट से हम डिजीज प्लांट से हेल्दी प्लांट बना सकते हैं। इवन इफ द इन्फेक्टेड इज द वायरस, बोलते चाहे भले ही वायरस का इन्फेक्शन हो गया है, और इसमें हम मेरिस्टेम लेंगे। कौन सा मेरिस्टेम लेंगे? सैम ले लो। सैम में या तो एपिकल ले लो या तो एक्सिलरी बड। अच्छा ये नीचे रैम क्यों नहीं लिया? उसके लिए आपको पूरा पौधा उखाड़ना पड़ेगा और मिट्टी में संपर्क में होने के कारण यहाँ ऑलरेडी वायरस और बैक्टीरिया हो सकता है। तो आपके लिए बेटर क्या है? कहां से लें? सैम से ले। सैम में भी टर्मिनल बड से ले या एक्सियल बड से ले कि दोनों जगह से? टर्मिनल का दूसरा नाम
एपिकल, और एक्सिलरी का तो दूसरा नाम लेटरल होता है। तो ये कहीं से भी ले लीजिए, और ये होते फ्री ऑफ वायरस। क्यों? इनका डिवीजन रेट इन वायरस के डिवीजन रेट से फास्ट होता है। हेंस वन कैन रिमूव द मेरिस्टेम, यानी कोई व्यक्ति अगर मेरिस्टेम ले लेता है और उसका कल्चर मीडियम करा लेता है तो उसको वायरस फ्री प्लांट मिल जाएंगे। ठीक है, कहां पे? इन विट्रो। विट्रो का मतलब लैब में, और वाइवो का मतलब नेचुरल बॉडी में। तो आपको वायरस फ्री प्लांट मिल गए, वो भी कहां? लैब में। साइंटिस्ट ने इस तरह के कल्चर से क्या बनाया है? बीएसपी। बीएसपी बीएसपी है ना, बहुजन समाज पार्टी है ना। किसकी है पार्टी? बहन मायावती है ना। तो कैसे याद रहेगा? ये पार्टी किसकी है? मायावती। यानी मेरिस्टेम कल्चर का उदाहरण है बीएसपी। मेरिस्टेम कल्चर का उदाहरण है किसका? बीएसपी। बी फॉर, एस फॉर, और पी फॉर पोटैटो। और वो था बैट। बैट उदाहरण था माइक्रो प्रोपोगेशन का, और ये उदाहरण है किसका? मेरिस्टेम कल्चर का। साइंटिस्ट ने एक सेल को आइसोलेट कर लिया। ये लो, ये टमाटर की सेल है, ये रहा इसका सेल मेम्ब्रेन, ये सेल वॉल, ये सेल मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस, और ये इसका साइटोप्लाज्म। अगर हम किसी भी सेल का सेल वॉल हटा देते हैं या गला देते हैं या उसको पचा देते हैं किसी एंजाइम की मदद से, तो जो हिस्सा बचेगा, क्या बचेगा? प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन। इसको बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? यानी व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट? सेल माइनस सेल वॉल। पूरे सेल से सेल वॉल माइनस कर दो तो क्या बचेगा? प्रोटोप्लास्ट। अब हमने टोमेटो का प्रोटोप्लास्ट ले लिया, इसी तरह हमने पोटैटो का वो प्रोटोप्लास्ट ले लिया, इसको भी हमने हटा दिया। अब हमने इन दोनों को इलेक्ट्रिक शॉक से, या बहुत सारी अलग अलग टेक्निक होती है, उससे फ्यूज करा दिया। अब इन दोनों को फ्यूज करा दिया तो दोनों का प्रोटोप्लास्ट फ्यूज कर गया और दोनों का न्यूक्लियस भी फ्यूज कर गया। अब आप बताइए 2 in 1 आ गया कि नहीं आ गया? 2 in 1 हो गया। प्रोटोप्लाज्म में दो क्वालिटीज आ गई, टोमेटो की भी और पोटैटो की भी। अब इसका कल्चर मीडियम से कल्चर करा लेंगे तो नीचे होगा क्या? आलू, और ऊपर क्या होगा? टमाटर। अब देखिए इस तरह से हमने 2 in 1 प्लांट बना लिया, लेकिन कॉमर्शियली ये एक्सप्लॉइट नहीं हो पा रहा है। मतलब बना तो लिया है, लेकिन मार्केट में अभी इस तरह के पौधे को हम लॉन्च नहीं कर पा रहे, क्योंकि कभी क्या होता है, साइज मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। कभी आलू छोटे रह जाते हैं, टमाटर बड़ा हो जाता है, कभी टमाटर जो है बहुत छोटे रह गए, आलू बड़ा हो गया। दोनों का साइज जो है ना वो मेंटेन नहीं कर पा रहे। तो देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, हमने क्या किया? हमने दो नेकेड प्रोटोप्लास्ट ले लिए। प्रोटोप्लास्ट का मतलब हो गया जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब आइसोलेट कर लेंगे। आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट को हमने क्या किया? दो पौधे का, दो वैरायटी का लिया। दो वैरायटी में हमने बताया एक टोमेटो एक पोटैटो, और इससे अब हम लोग ने उसको फ्यूज करा दिया। जब फ्यूज करा दिया तो आपको हाइब्रिड प्लांट मिल जाएगा। हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट मिल गया, यानी दोनों का प्रोटोप्लास्ट फ्यूज कर गया, which can be further grown to new plant, यानी इसका माइक्रो प्रोपोगेशन कर लेंगे। These hybrid are called as somatic hybrid। अब ये हम लोग ने सोमैटिक सेल को जोड़ के बनाया है, तो नाम पड़ेगा सोमैटिक हाइब्रिड। और इस प्रोसीजर को बोलेंगे सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। इसको क्या बोलेंगे? क्लोन नहीं, हाइब्रिड। कौन सा हाइब्रिड? सोमैटिक हाइब्रिड। तो सोमैटिक हाइब्रिड, और इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। कह रहा है कल्पना करिए कि आपने प्रोटोप्लास्ट ले लिया टोमेटो का और फ्यूज करा दिया पोटैटो के साथ, ठीक है? तो दे कैन बी ग्रोन इन द फॉर्म ऑफ न्यू हाइब्रिड प्लांट कंबाइनिंग द टोमेटो एंड पोटैटो। आपने दोनों को जोड़ लिया, ठीक है? दिस हैज बीन अचीव्ड रिजल्टिंग इन द इंफॉर्मेशन ऑफ पोमैटो, या फॉर्मेशन ऑफ पोमैटो। आपको मिल गया पोमैटो, टोमेटो प्लस पोटैटो पोमैटो। लेकिन कह रहा है दुर्भाग्यवश ये पौधा, इस पौधे में सारे डिजायरेबल कॉम्बिनेशन नहीं बना पाए जो कि कॉमर्शियली यूज किया जा सके। कह रहा है कि कॉम्बिनेशन मतलब दोनों का साइज मेंटेन नहीं हो पा रहा है। अब यहां से वापस आ गए, अब आपकी एनसीईआरटी वापस आ गई होगी यहाँ पे, वो जितना था वो ऐड हुआ। अब इन्होंने बोला कि इज देयर इज एनी अल्टरनेटिव पाथवे, कि हम
पौधे को इंप्रूव कर सके, कोई पाथवे है जिससे हम पौधे को इंप्रूव कर सके। तो उन्होंने बोला, फार्मर्स का मानना है कि हमें मैक्सिमम पैदावार चाहिए, ठीक है, और वो भी इस तरह से चाहिए कि फर्टिलाइजर कम हो सके, केमिकल का प्रयोग भी कम करें और पैदावार भी बढ़ जाए। फार्मर्स का ये इसलिए मानना है, एक तो महंगा पड़ रहा है, दूसरा उनको उनको फेस करना पड़ रहा है सॉइल पोल्यूशन, भूमि का उपजाऊपन कम हो जा रहा है। जो जब वो छिड़कते हैं, देखा होगा इंसेक्टिसाइड छिड़कते हैं, मुंह पे बांधना पड़ता है मास्क, है ना, और क्या होता है वो आंखों में कभी कभी चला जाता है, आंखों में इचिंग हो जाती है, बहुत सारी समस्या हो जाती है। तो मिनिमाइज करना पड़ेगा फर्टिलाइजर और केमिकल को, तो क्योंकि ये बहुत हार्मफुल है, किसके लिए, इन्वायरमेंट के लिए, और इनको इसीलिए कम करना है। इसके लिए हम क्या करें, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप यूज करें, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप अलोंग विद ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग से केमिकल पर हमारी डिपेंडेंसी घटेगी, और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप करने से हमारी पैदावार बढ़ेगी। दोनों चाहिए ना, आपको पैदावार भी चाहिए और आपको केमिकल भी कम करना है। तो कह रहे हैं यही पॉसिबल सोल्यूशन है। कह रहे हैं कि कुछ भी जिसके आपने जेनेटिक्स को इंप्रूव कर दिया है उसको बोलते हैं जीएमओ। जीएमओ क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसा प्लांट, ऐसा बैक्टीरिया, ऐसा फंजाई, ऐसा एनिमल जिसका आपने जेनेटिक मटेरियल को अल्टर कर दिया है या मैनिपुलेट कर दिया है, इसको बोलते हैं जीएमओ। और जीएमओ बनाने के लिए कुछ चीजें हमने देखी, बनाने का पर्पस क्या है, क्योंकि वो हमें फायदा पहुंचाते हैं। कैसे, ये क्रॉप बनाने से जो इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस है ना उसको झेल पाएंगे, स्ट्रेस है ना जो उसको झेल पाएंगे। पौधे देखा होगा ठंड में पाला मार जाता है, लेकिन आजकल जो फसलें आ रही देखा होगा पाला नहीं मार पाता है। दूसरी बात, जब बहुत सूखा पड़ता है, यानी अब गर्मी आ रही है, बहुत सूखा पड़ेगा, तो पौधा जल्दी नहीं मरेगा, यानी ड्रॉट से बच जाएगा। पौधे को सॉल्ट की कमी अगर है मिट्टी में तो भी नहीं मरेगा, कम सॉल्ट में भी गुजारा कर लेगा। हीट बहुत ज्यादा है तो मुरझाएगा नहीं, यानी आजकल हम लोग एबायोटिक स्ट्रेस को झेलने लायक बना दे रहे पौधे को। कहा था ना कि आपको ऐसी चीज करनी है जो पौधा उसको उसके लिए ऑप्टिमम कंडीशन पैदा कर देनी है, तो हमने ऑप्टिमम कंडीशन पैदा कर दी, कोल्ड, ड्रॉट, सॉल्ट, हीट सबसे बच जाएगा पौधा। दूसरा, हमको जो भरोसा है किसानों का, रिलायंस मतलब भरोसा, जो भरोसा है किसानों का, ठीक है ना, वो कम करना है। किसका, किस पर भरोसा है कि बिना केमिकल के कृषि संभव नहीं है। ये जो वो है ना भरोसा, ये तोड़ना है हमको, भरोसे को तोड़ना है और भरोसा दिलाना है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग अलोंग विद जीएमसी इज बेस्ट, ठीक है। ये तीसरी बात, पोस्ट हार्वेस्टेड लॉसेस को रोकना है। आपने सरसों को निकाला, सरसों के दाने, और उसको स्टोर कर दिया, अब उसमें लग गए कीड़े, या उसमें हो गया फंगल इन्फेक्शन, या कुछ और हो गया, गेहूं को रखा आपने, चूहे खाए जा रहे हैं, ठीक है ना, और भी बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, पेस्ट लग गए, उसको पेस्ट उसके पीछे पड़ गए, तो इस तरह से बहुत नुकसान होता है। टमाटर आपने तोड़ा, 3-4 दिन में पक गया, पता लगा यहां से, हमारे यहाँ जब टमाटो नहीं होता तो दूसरे स्टेट से मंगाते हैं, तो सीजन अलग अलग होता है, 2-2, 3-3, 1-2 महीने का डिफरेंस होता है, तभी तो आपको 12 महीने ही चीजें मिलती हैं। आपको क्या लगता है आम 12 महीने आता है? हाँ, वो बात अलग है कि सबसे ज्यादा गर्मी में आता है, लेकिन अगर आम आपको चाहिए तो आम आपको 12 महीने ही मिलेगा, ठीक है ना, लेकिन वो अच्छी क्वालिटी का नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कई सारी जगह पे साउथ वगैरह में जब हमारे यहाँ आम नहीं होता तो वहां गर्मी पड़ रही होती है, वहां आम होता है, तो वहां से यहाँ तक इंपोर्ट हो जाता है। देखा होगा जब वो फ्रूट्स खरीदिए, स्पेशली शादी ब्याह में जब खरीदिए, तो देखा होगा आम की डलियां भी मिल जाती हैं, जब सीजन नहीं भी होता है तब भी, ठीक है ना। अभी जैसे वाटरमेलन जब सीजन नहीं होता तो भी आपको मिलेगा, ठीक है। आपको मस्क मेलन यानी खरबूज जब सीजन नहीं होगा तो भी मिलेगा। तो कैसे, तो ये सब चीजें क्या होती हैं, अब दूसरे स्टेट में पैदा कर दी जाती है, क्रिएट कर दी जाती है, पोस्ट हार्वेस्टेड लॉसेस इससे घटेंगे। फिर इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस, प्लांट की मिनरल यूज करने की क्षमता को हमने बढ़ा दिया, उससे क्या होगा, मिट्टी में अगर मिनरल कम भी है तो पौधा जल्दी एग्जॉस्ट नहीं करेगा, या मिट्टी जल्दी वो एग्जॉस्ट नहीं होगी, यानी अगर मेरी मिट्टी में मिनरल कम है, पौधे की लेने की क्षमता ज्यादा है, तो क्या पौधा मरेगा? नहीं मरेगा, ठीक है। आखिरी बात, न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाना है। जैसे गोल्डन राइस बनाई गई, गोल्डन कलर की होती है, हमने आपको दिखाया था गोल्डन राइस कैसे होती है, गोल्डन कलर की, और विटामिन ए रिच राइस है, विटामिन ए रिच, यानी अगर हम लोग को गाजर ना भी मिले, हम लोग को पीले ऑरेंज फल ना भी मिले, जो ऑरेंज फलों में सबसे ज्यादा होता है विटामिन ए,
और विटामिन ए कितना जरूरी है ये आपको पता होगा। रेटिना में वो कोन्स के निर्माण के काम में आता है, ठीक है ना, तभी हम कलरफुल देख पाते हैं। तो इसलिए बोलते हैं हमारी आई पावर्स के लिए बहुत जरूरी है। और अगर विटामिन ए ना दिया हो तो कैरोटीन जरूर बोलिएगा, बीटा कैरोटीन के फॉर्मेशन के काम आता है। याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन आया हुआ है, पीवाईक्यू उठा के देखिएगा, कभी कभी विटामिन ए नहीं दिया होता है तो आप बीटा कैरोटीनाइड्स या बीटा कैरोटीन ऑप्शन में ढूंढ लीजिएगा, वही ऑप्शन सही होगा। इस तरीके से हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे प्लांट बना दिए जो कि इंडस्ट्रीज में काम आएंगे। कुछ हमने स्टार्च के लिए पौधे बना दिए, ठीक है ना, कुछ फ्यूल के लिए बना दिए, जैसे अभी बायोडीजल, बायो पेट्रोल की बात चल रही थी, कुछ फार्मास्यूटिकल के लिए बना दिए। तो ये सारी चीजें हम लोग ने बना दी। इन्होंने बोला कि एग्रीकल्चर में सबसे पहले हम आते हैं, उसमें डिटेल में चलते हैं। हमें चाहिए पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट, यानी जो पेस्ट से बचा पाए अपने आप को, हमें चाहिए पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट। और पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट जो है ये क्या, इससे क्या होगा, हमारा जो पेस्टिसाइड पर भरोसा है वो क्या होगा, घटेगा। अगर पौधा खुद को पेस्ट से बचा ले तो हमें क्या पेस्टिसाइड प्रयोग करना पड़ेगा, नहीं। इन्होंने कहा इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है बीटी। बीटी का पूरा नाम, हाँ, तो बीटी जो होता है ये एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, और इस टॉक्सिन इसीलिए देखो लिखा भी है, बीटी का पूरा नाम पूछा जाता है, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। बीटी जो टॉक्सिन है वो कौन बनाता है, बीटी टॉक्सिन जीन बनाएगा। इसका हमने क्लोन कर लिया, क्लोन किया क्योंकि ये बैक्टीरिया के पास है, ये जीन किसके पास है, बीटी जीन किसके पास है, इस नाम के बैक्टीरिया के पास। क्या है बैक्टीरिया का नाम, बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस। और हमने इसका जीन निकाला, क्लोन कर लिया, क्लोन करके डाल दिया, कहां डाल दिया, प्लांट में। अब उस प्लांट में जीन आ गया किसी और का, बैक्टीरिया का, जो टॉक्सिन बना रहा था। अब इस पौधे में टॉक्सिन बन गया है। अब ये टॉक्सिन जो इंसेक्ट इस पौधे को खाएगा उसको नुकसान पहुंचा देगा, और इसीलिए हमने विदाउट इंसेक्टिसाइड की मदद से हमने इस इंसेक्ट को मार दिया, और इसीलिए इसको कहा जा सकता है बायोपेस्टिसाइड। और इसका बेस्ट एग्जांपल है कॉटन, कॉर्न, राइस, टोमेटो, पोटैटो और सोयाबीन। लेकिन आपने देखा इसके लिए तो हम यूज कर रहे हैं, इन सब चीजों के लिए हम यूज नहीं कर रहे हैं। क्यों, खाने वाली चीजों में प्रयोग करेंगे तो यही टॉक्सिन हमारी बॉडी में जाएगा। ये जीन किसी तरह से अगर एक्सप्रेस हो गया है, हालांकि इस तरह से होता नहीं है, लेकिन अगर हो गया नेचुरल, भाई अरबों लोगों में एक लोग में हो सकता है, या करोड़ों लोगों में एक लोग में हो सकता है ना। अगर ऐसा हो गया तो हमारे अंदर हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। फिर आप समझो कि आपके अंदर रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया। अब साइंटिस्ट या डॉक्टर साहब एंटीबायोटिक दिए पड़े हैं और आपके अंदर बैक्टीरिया की मौत ही नहीं हो रही है। अगर बैक्टीरिया की मौत हमारे अंदर नहीं होगी तो बैक्टीरिया पनपने लगेंगे, बैक्टीरिया पनपने लगेंगे, हम ही मर जाएंगे, यानी हमारी चीज हमारे ही नुकसान में काम आ जाएगी। इसीलिए कहा गया है ना, आजकल कहा गया ना, एआई अच्छी चीज है पर एआई घटिया चीज भी है। अभी देखा होगा आजकल एआई से खुद ही जनरेट हो जाता है। पता लगा ट्रंप मोदी जी को गाली दे रहे हैं, मोदी जी ट्रंप को गरिया रहे हैं, ये सब एआई से जनरेट हो रहा है। लिटरली ऐसा होता नहीं है, इतने बड़े बड़े वीवीआईपी से एक दूसरे को गरियाते नहीं है, गले लगते हैं, है ना, शेक हैंड करते हैं। तो इसलिए ये सब नहीं होता, ये सब एआई से जनरेट हो जाता है। देखा होगा, पता लगा योगी जी का अलग रूप दिखा दिया, है ना, पता लगा मोनालिसा को देख के योगी जी ने आंख मार दी, है ना। तो ये सब एआई से जनरेट होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब फेक होता है और इससे बच के ही रहना चाहिए। तो यही कहा है ना एलन मस्क ने कहा आगे आने वाली दुनिया पे आप प्रूफ देते रहोगे कि मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं, इतना क्लियर आएगा ना, इतना क्लियर आएगा कि आप वो एआई भी, मतलब रियल वाले जो लोग भी नहीं पकड़ पाएंगे कि एआई से जनरेटेड है। आगे इतना चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, मतलब एआई इतना हावी हो जाएगा। तो ये सब चीजें फेक है। देखो बड़े बड़े लोग हैं तो लोग नहीं मान रहे हैं, है ना। अगर हम लोगों के साथ हो जाए तो लोग यही कहेंगे अरे अविनाश सर उन्होंने ऐसा कर दिया, है ना। सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, तो आम आदमी इसी में फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एआई वास्तव में अगर चीजें यूजफुल है तो ठीक है, उसका मिसयूज ज्यादा होने लगा है। तो इसीलिए तो चीजें कंट्रोल करने के लिए कई सारे ऐप पे देखो भारत बैन करती है, जैसे टिकटॉक पे बैन किया, टिकटॉक का भी बड़ा मिसयूज था, सारा डाटा चाइना जा रहा था। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीजें होती हैं।
बीटी कॉटन। अब बीटी कॉटन में करेंगे क्या, कुछ स्टेन होते हैं बीटी के, स्टेन का मतलब समझ गए ना, आर स्टेन, एस स्टेन, और स्टेन, RY13 स्टेन, याद है ना। तो बैक्टीरिया के कुछ स्टेन होते हैं, तो इस बैक्टीरिया का भी कुछ पर्टिकुलर स्टेन है, सब नाम नहीं लिखा, आगे बोलेगा cry1 AC, cry2 AB, ये सारे। तो कुछ स्ट्रेन है कि सारे स्ट्रेन, यहां से क्वेश्चन आएगा, ऑल स्ट्रेन की सम स्ट्रेन। केवल बैसिलस thuringiensis में कुछ के पास स्ट्रेन है जो क्या बनाएंगे, जो प्रोटीन बनाएंगे। अरे अगर ये जीन है तो आरएनए बनाएगा, आरएनए से क्या बन जाएगा, प्रोटीन बना देगा, और प्रोटीन किल कर देगा किसको, इंसेक्ट को। स्पेशली किसको किल करता है, तीन उसको किल करता है। फार्मूला है एलसीडी, एल फॉर लेपिडोप्टेरन, सी फॉर कोलियोप्टेरन, और डी फॉर डिप्टेरन। तो तीन होते हैं, फार्मूला बना है एलसीडी, एल फॉर लेपिडोप्टेरन, ठीक है ना, सी फॉर कोलियोप्टेरन, ये कोलियोप्टेरन, और डी फॉर डिप्टेरन। अब लेपिडोप्टेरन में क्या आएगा, इसमें टोबैको बडवर्म और आर्मी बॉम आता है, टोबैको बडवर्म और आर्मी बॉम। और लेपिडोप्टेरन में आता है भौरे, बीटल। अच्छा, डिप्टेरन में डाई मतलब दो, और दो कौन, मच्छर और मक्खी। तो मच्छर और मक्खी, तो ये तो सीधे ही याद हो गया, मच्छर और मक्खी इसमें आएगी। कोलियोप्टेरन्स में बीटल्स आएगा, क्योंकि बी और सी साथ आते हैं, देखो यार ट्रिक भी याद कर लो, बी और सी साथ आते हैं, ये याद हो गया। डाई से मच्छर मक्खी याद हो गया, जो बच गया इससे मैच करा लेना, सीधे सीधे, एग्जाम में कुछ सोचना ही नहीं है। फिर इन्होंने बोला बीटी बनाता है क्रिस्टल वाली प्रोटीन, अभी मैंने नाम लिया था क्राई स्टैंड्स फॉर क्रिस्टलाइन प्रोटीन। तो क्रिस्टल वाली प्रोटीन बनाता है जब ग्रोथ करता है तब। ये जो क्रिस्टल होते हैं ये टॉक्सिक होते हैं, और इसमें होता है इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी, यानी क्रिस्टल टॉक्सिक होते हैं, इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी होती है। अब कह रहा है तो फिर बैसिलस खुद क्यों नहीं मर गया, अगर बैसिलस के पास खुद, मेरे पास अगर मान लो खुद जीन है, तो मैं mRNA बना लूंगा, फिर मैं प्रोटीन बना लूंगा, तो मैं खुद क्यों नहीं मर गया, क्योंकि ये प्रोटीन मेरे लिए नहीं है, दुश्मन के लिए है। अच्छा, मेरे अंदर ये प्रोटीन इनएक्टिव फॉर्म में रहेगी, और जैसे ही कोई दुश्मन, यानी मान लीजिए हमने पौधे के अंदर डाल दिया, कॉटन के अंदर, कॉटन को खाया बॉल वॉर्म ने, तो बॉल वॉर्म की पेट में जाएगा, गट में जाएगा, गट में एल्कलाइन मीडियम मिल जाएगा, एल्कलाइन मीडियम से क्रिस्टलाइन प्रोटीन सॉल्युबल फॉर्म में आ जाएगी। अब क्रिस्टल घुल जाएंगे, और घुल के जो मिड गट के रिसेप्टर है वहां पे बंध जाएंगे। अब मिड गट के रिसेप्टर पे बंध के और मिड गट को में छेद कॉज कर देंगे, परफोरेशन कॉज कर देंगे, और इस तरह से जो इंसेक्ट था वो किल हो जाएगा। देखिए लिखा है, मैं पढ़ रहा हूं, एक्चुअली बीटी टॉक्सिन एग्जिस्ट इन इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन की एक्टिव। लेकिन जैसे ही इंसेक्ट इसको लेगा अंदर, तो ये इनएक्टिव टॉक्सिन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एक्टिव टॉक्सिन में, एक्टिव फॉर्म में बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर कैसा मीडियम है, एल्कलाइन मीडियम है। कहां पे, गट में, कौन सा गट ये भी पूछा जाएगा, आगे लिखा है फोर गट, मिड गट, हिट गट, मिड गट वाले में। और अब बताओ ये क्रिस्टल किस फॉर्म में आ गया, सॉल्युबल फॉर्म में आ गया, और ये जो एक्टिवेटेड टॉक्सिन है ये बंध गया किसके रिसेप्टर के साथ, मिड गट की सेल के रिसेप्टर के साथ बंध गया, और उसके बाद उसने क्या क्रिएट कर दिया, हाँ, पोर या छेद क्रिएट कर दिया, जिससे पानी अंदर जाने लगा। अब सेल के अंदर इसने पोर क्रिएट कर दिया, सेल के अंदर पानी घुसने लगा, पानी घुसेगा तो सेल फूल जाएगी, फूल के फट जाएगी, बस्ट हो गई। और अगर सेल फूल के बस्ट हो गई तो क्या खाना बचा पाएगा, नहीं। बताओ इवेंचुअली क्या हो जाएगी उसकी, डेथ, इवेंचुअली इसकी डेथ हो जाएगी। अब इसने कहा स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन, मतलब स्पेसिफिक होते हैं कि नॉन स्पेसिफिक, स्पेसिफिक। अच्छा क्या बोला था, पर्टिकुलर इंसेक्ट को ही मारेंगे कि सबको मार देंगे, हाँ, लेपिडोप्टेरन्स, डिप्टेरन्स, कोलियोप्टेरन्स। तो बीटी टॉक्सिन जीन जो होते हैं स्पेसिफिक होते हैं, इनको हम निकाल लेंगे कहां से, बीटी से, और उसके बाद इसको जोड़ देंगे कहां से, क्रॉप प्लांट के साथ। इनकॉर्पोरेट का मतलब प्लांट के अंदर डाल देना है, सेट कर देना है, जैसे कॉटन में। चॉइस ऑफ जीन, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, चॉइस ऑफ जीन किस पर डिपेंड करेगी, किस क्रॉप को बचाना है और किस इंसेक्ट से बचाना है, यानी क्रॉप पर डिपेंड करेगी, और टारगेटेड पेस्ट यानी इंसेक्ट पर डिपेंड करेगी। और बीटी जीन आर ग्रुप स्पेसिफिक, ये देखो बहुत बार पूछा गया है, अगर ग्रुप स्पेसिफिक नहीं होते तो लेपिडोप्टेरन्स में सबको मार देते हैं, लेकिन लेपिडोप्टेरन में दो ही को मार रहे थे, टोबैको बडवर्म और आर्मी वर्म।
और सारे कोलियोप्टेरन्स को नहीं मार रहे थे, केवल बीटल्स को मार रहे थे। इसी तरह सारे डिप्टेरन्स को नहीं मार रहे थे, केवल 2 को मार रहे थे, मॉस्किटो और हाउस फ्लाई। तो स्पेसिफिक होते हैं। टॉक्सिन कैसा होगा, ये जैसा जीन कोड करेगा वैसा, और जीन का नाम है क्राई। और ये क्वेश्चन ऐसे भी आ चुका है, कौन सा क्राई, CRY, तो ये गलत, CRY ये सही है, यानी सारे स्मॉल लेटर में रहेंगे, कोई कैपिटल नहीं रहेगा। ये भी जीन क्वेश्चन आ चुका है। यहां से भी पूछा गया लिखने के स्टाइल से, एक जगह C ऐसा कर देगा, एक जगह C छोटा कर देगा, एक जगह C कैपिटल RY कर देगा, और एक जगह क्राई ऐसा लिख कर ए स्मॉल C कर देगा, गलत। यहां पे वही रूल फॉलो होगा, लेकिन यहां पे वाला रूल फॉलो नहीं होगा। देयर आर नंबर ऑफ देम। यहां से क्वेश्चन जरूर आया, क्राई 1AC क्राई 2AB किसके लिए है, कॉटन बॉलवर्म। क्राई 1AC क्राई 2AB किसके लिए, और क्राई 1AB किसके लिए। हाँ, तो ये क्वेश्चन क्राई 1AC क्राई 2AB बॉलवर्म के लिए, और क्राई 1AB कॉर्न बोरर के लिए है, कॉर्न बोरर के लिए। ये अब ये भी क्वेश्चन आया हुआ, ए क्या है बी क्या है। ए है जिसमें बॉलवर्म ने इन्फेक्शन पहुंचा दिया है, बी वो है जो अनइन्फेक्टेड है, ये लिखा हुआ है। पहला है डिस्ट्रॉय बाय द बॉलवर्म, दूसरा फुल्ली मैच्योर कॉटन बॉल। अब देखिए, टोबैको के पौधे को की जड़ों में एक निमेटोड पाया जाता है, नाम है मिलोइडोगाइनी इकोग्निसिया, मिलोइडोगाइनी इकोग्निसिया, ठीक है ना, या इकोग्निटा। सेवरल निमेटोड पैरासाइट है जिनकी वाइड वैरायटी पाई जाती है प्लांट और एनिमल में, मतलब बहुत सारे निमेटोड है जो परजीवी होते हैं प्लांट और एनिमल्स के ऊपर, जिसमें हम इंसान भी शामिल है, क्योंकि हम लोग में हुकवर्म याद होगा, पिनवर्म याद होगा, एस्कैरिस याद होगा, ये सारे नुकसान हम ही लोगों को पहुंचाते हैं, ठीक है। निमेटोड का नाम है मिलोइडोगाइनी इकोग्निटा। ये नुकसान पहुंचाता है रूट ऑफ टोबैको प्लांट को, और टोबैको प्लांट की रूट को ये नुकसान पहुंचाता है, वहां नोड्यूल बना लेता है ये, और उसकी पैदावार काफी घटा देता है। लिखा है ना कि ग्रेटर रिडक्शन इन यील्ड, पैदावार काफी घट जाता है, घटा देता है। हमने यहाँ एक स्ट्रेटजी सीखी, हमने यहाँ पे एक स्ट्रेटजी अपनाई, बहुत यूनिक स्ट्रेटजी, नोबल स्ट्रेटजी अपनाई। अडॉप्ट करना मतलब अपनाना, जिससे इसका इन्फेस्टेशन यानी इसका जो संक्रमण है वो रुक सकेगा, और उस टेक्निक का नाम है RNAi टेक्निक। टेक्निक का नाम, RNAi का पूरा नाम RNA इंटरफेरेंस टेक्निक। RNAi ऐसे लिखते हैं, पूरा नाम ऐसे है। RNAi जो होता है वो सभी यूकैरियोटिक सेल के अंदर होता है, ठीक है, और वो सेल का डिफेंस करता है, तो सेल का डिफेंस करता है। RNAi टेक्निक कहां पे काम करती है, सम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज अ सेलुलर डिफेंस, की ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज अ सेलुलर डिफेंस। और इस मेथड में होता क्या है, जो भी नुकसान पहुंचा रहा है हमारी सेल को, जो भी हमारी सेल को नुकसान पहुंचा रहा है, मान लो ये नुकसान पहुंचा रहा है, हमारी सेल क्या करेगी, इसके mRNA को साइलेंस कर देगी। किसके mRNA को, दुश्मन के। कौन करेगा, हमारी सेल क्या करेगी, साइलेंस। साइलेंस का मतलब होता है क्या, किसी को काम करने में बाधा डालना। अब आप बताओ, ये अपना काम, इसका जीन कैसे काम करेगा, इसका जीन मतलब डीएनए से बनेगा RNA, और RNA से बनने वाला है प्रोटीन, प्रोटीन से बनेगा एंजाइम, एंजाइम से हो सकता है रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन। हमें क्या करना है, इसी रिएक्शन को रोकना है। अगर रिएक्शन रुक गई तो ये मर जाएगा, ठीक है, नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हमारी सेल ने क्या बना लिया है, एक डबल स्टैंडर्ड RNA, डबल स्टैंडर्ड RNA। ये डबल स्टैंडर्ड RNA में 2 पार्ट होते हैं, एक सेंस और एक एंटी सेंस। तो जो सेंस और एंटी सेंस वाले होते हैं दोनों अलग हो जाते हैं, इसके अंदर जाने पर दोनों अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद जो एक सेंस वाला है वो इसके mRNA से जुड़ जाता है। अब क्या हो गया, अब mRNA क्या प्रोटीन बना पाएगा, डबल स्टैंडर्ड mRNA कभी प्रोटीन। अब आप बताइए, हमारे डीएनए ने ऐसा RNA बनाया जिसके पास कितने स्ट्रैंड थे, 2, एक सेंस और एक, यानी डबल स्टैंडर्ड RNA बना कि सिंगल स्टैंडर्ड। अच्छा, ये जो डबल स्टैंडर्ड RNA बना इसी को RNAi कहते हैं, RNA इंटरफेरेंस कहते हैं। ये RNA, जैसे ही RNA हमारी बॉडी से किसी और की बॉडी में ट्रांसफर होता है, ये दोनों टूट जाता है। टूटने के बाद कोई एक जो है वो हट जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, दूसरा जो है इस mRNA के सामने जाके जुड़ जाता है, और जुड़ने के बाद ये बना लेता है डबल स्टैंडर्ड mRNA। ये जो डबल स्टैंडर्ड mRNA है ये क्या करेगा, डबल स्टैंडर्ड mRNA क्या करेगा,
ये इसको साइलेंस कर देगा। साइलेंस करने के बाद ये अपना प्रोटीन नहीं बना पाएगा, प्रोटीन से एंजाइम नहीं बनेगा, एंजाइम से मेटाबॉलिज्म रुक गया। अब बताओ कौन मरा? निमेटोड। निमेटोड मर जाएगा। इसी को बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस और आरएनए साइलेंसिंग टेक्निक। देखिए क्या लिखा हुआ है, हम किसी भी निमेटोड को के एमआरएनए को साइलेंस कर देंगे। ये लिखा हुआ है, साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल दैट बाइंड एंड प्रिवेंट द ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए। एमआरएनए के काम को रोकना साइलेंसिंग कहलाता है। और ऐसा कौन कर रहा है? सभी यूकैरियोटिक सेल की, सम यूकैरियोटिक सेल, सभी यूकैरियोटिक सेल। अब हमने क्या किया, इसका यही आइडिया लगाया हमने किस पे? टोबैको पे। हमने ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बना लिया जो कि वायरस हैविंग आरएनए जीनोम, जिसके पास, किसकी मदद से बनाया? ऐसे वायरस की मदद से जिसके पास आरएनए है, या फिर मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट जिसको ट्रांसपोजॉन्स कहते हैं उसकी मदद से बना लिया। और ऐसे आरएनए इंटरमीडिएट, यानी जिसमें आरएनए इंटरमीडिएट की तरह बना। फिर से सुनिए, हमें सोर्स कहां से मिलेगा? हमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कहां से मिलेगा? हमें मिलेगा या तो किसी वायरस के पास हो, या तो किसी वायरस के पास आरएनए हो, और या तो मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स होते हैं जिसको बोलते हैं जंपिंग जीन। जंपिंग जीन का दूसरा नाम ट्रांसपोजन्स। या तो यहां से मिलेगा या तो यहां से मिलेगा। पढ़ के देखिए, द सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए यानी डबल स्टैंडर्ड आरएनए कहां से मिलेगा? या तो वायरस का इंफेक्शन पहुंचा रहा है हमारी सेल को कोई, जैसे जिसका जीनोम आरएनए हो, या तो मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट जिसके पास हो उससे मिलेगा, और यही रेप्लिकेट करे किसके थ्रू? आरएनए इंटरमीडिएट के थ्रू। तब हमें ये सोर्स मिल जाएगा। अब हमने इसी की मदद से एग्रोबैक्टीरियम, पौधे में बताइए पौधे के लिए सबसे बेस्ट फैक्टर कौन सा होता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन। जबकि प्लांट वो एनिमल के लिए डिसआर्म्ड रेट्रोवायरस। डिसआर्म्ड की आर्म्ड? डिसआर्म्ड। तो हमने देखो क्या किया, ये इससे डबल स्टैंडर्ड आरएनए ले लिया। किससे लिया? या तो वायरस से या तो ट्रांसपोजन से। या तो कहां से लिया? और या तो कहां से लिया? ट्रांसपोजन से। क्या ले लिया? आरएनए, डबल स्ट्रैंड आरएनए ले लिया। अब हमने इसको खोल दिया, इसकी रीडिंग हमने पता कर ली। रीडिंग पता चल गई? बोलो भाई। अब हमने इसको अलग करके इसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए डिजाइन कर लिया। अब हमारे पास देखो डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन गया। क्या क्या समझे? आपने वायरस से क्या लिया था? डबल स्टैंडर्ड आरएनए। या ट्रांसपोजन से क्या लिया? अब आपने इसको खोल लिया। खोलने का मतलब है हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दिया। सिंगल स्टैंडर्ड हो जाने पर इनको रीड कर लिया। इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये था। अब हमने इसी को देख करके ये डीएनए डिजाइन कर लिया, इसी को देख के ये डीएनए डिजाइन कर लिया। अब चूंकि ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री थे, तो ये दोनों भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। बस फर्क क्या है? आरएनए से क्या बना लिया हमने? डीएनए। और इस डीएनए को जोड़ दिया वेक्टर के साथ। इस डीएनए को किसके साथ जोड़ दिया? वेक्टर के साथ। कौन सा वेक्टर? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन। अब हमारे पास आरडीएनए बन गया कि नहीं बन गया? बताओ, एक डीएनए हमने बनाया और एक डीएनए प्लाज्मिड डीएनए है, दोनों को हमने जोड़ दिया लाइगेज की मदद से। अब जो डीएनए बन गया वो आरडीएनए बन गया। अब इस आरडीएनए का क्या करें? आरडीएनए को डाल दो कहां पे? होस्ट में। और होस्ट है क्या? टोबैको प्लांट। होस्ट है क्या? टोबैको प्लांट। अब पढ़ के देखो उसके बाद क्या होगा, अभी बताते हैं। आपने कौन सा वेक्टर यूज करा? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन। और आपने जीन डिजाइन कर लिया। ये देखो, निमेटोड के लिए जीन डिजाइन कर दिया। एग्रोबैक्टीरियम लिया आपने और ये जीन मैंने डिजाइन कर दिया। डीएनए मतलब जीन, जीन आपने डिजाइन कर दिया। अब उसके बाद इसको कहां डाल दिया? होस्ट प्लांट। होस्ट प्लांट क्या है? टोबैको में डाल दिया। अच्छा, अब जरा सोचो, ये जब टोबैको के अंदर जाएगा तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा। डीएनए से हमेशा क्या बनता है? अच्छा, ये भी टेम्पलेट की तरह काम करेगा, ये भी टेम्पलेट की तरह काम करेगा। तो एक से ये वाला बन जाएगा, एक से ये वाला बन जाएगा। दोनों एक दूसरे के कैसे हैं?
तो जुड़ जाएंगे, जुड़ के क्या बना लेंगे, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। इसी डबल स्टैंडर्ड आरएनए को आरएनए आई कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, और किसी एक को सेंस बोलना, किसी एक को एंटी सेंस बोल देना। जरा पढ़ के देखिए, ये जो आपने डीएनए डाला है, ये वाला डीएनए, ये कुछ ऐसा बनाया आपने कि ये दो प्रकार के आरएनए बनाएगा, एक सेंस और एक, किसी एक को सेंस बोल दो, किसी एक को एंटी सेंस बोल दो, ठीक है। इन द होस्ट सेल, अब यानी टोबैको में आपने डाल दिया, इसने एक ये बना लिया, एक सेंस और एक एंटी सेंस। दोनों आरएनए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री थे, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री थे, तो क्या बन जाएगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा। ये लिखा है, फॉर्म्ड ए डबल स्टैंडर्ड आरएनए। और डबल स्टैंडर्ड आरएनए को मैं बहुत बार बोल चुका हूं, आरएनए आई। अब ये आरएनए आई बन गया है। अब यही आरएनए आई जैसे ही कोई निमेटोड इस टोबैको को खाएगा, टोबैको की जड़ों को खाएगा, ये आरएनए डबल स्टैंडर्ड आरएनए, जिसको क्या बोला है, आरएनए आई, उसके पेट में चला जाएगा, उसके अंदर चला गया। और उसके अंदर जाने के बाद, निमेटोड के अंदर जाने के बाद, इसने उसके एमआरएनए को जाके रोक दिया। हमारे डबल स्टैंडर्ड आरएनए ने निमेटोड के अंदर जा करके उसके एमआरएनए के काम को रोक दिया। अब आप बताओ, इससे इसका परिणाम क्या होगा, कॉन्सिक्वेंस का मतलब इसके फलस्वरूप इसका रिजल्ट क्या होगा। इसका रिजल्ट ये होगा, जो निमेटोड था वो अब सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। किस पौधे पर? ट्रांसजेनिक पौधे पर, यानी टोबैको पर। टोबैको पर सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हमने इसके आरएनए को में बाधा डाल दी, हमने इसके काम को बाधा डाल दिया हमने। अब इसके ये अपनी प्रोटीन नहीं बना पाएगा। इससे क्या होगा, खुद पौधा अपने आप प्रोटेक्ट हो गया। किससे? निमेटोड से। ठीक है, खुद पौधा अपने आप से बच गया। किससे? निमेटोड से। ये देखिए, ये पहले जब इन्फेक्शन कराया था तब की बात है। ये हमने जानबूझ के इन्फेक्शन कराए तो भी देखो रूट कितनी अच्छी है, इन्फेक्शन हो ही नहीं रहा है, पौधा अपने आप को प्रोटेक्ट किया है। ये देखो लिखा हुआ है, ए वाला है फिगर, रूट ऑफ टिपिकल कंट्रोल प्लांट। ए वाला टिपिकल कंट्रोल प्लांट, मतलब इसमें नोड्यूल बना हुआ है, देखो। दूसरा है ट्रांसजेनिक प्लांट, बी वाला है ट्रांसजेनिक प्लांट, जिसके डीएनए को हमने मॉडिफाई कर दिया। ये ट्रांसजेनिक प्लांट है। 5 दिन तक हमने जानबूझकर, डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर इन्फेक्शन कराया निमेटोड का, पर वो इस नोवेल मैकेनिज्म से बच गया। ठीक है। अब बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन। अब मेडिसिन में हमें एप्लीकेशन देखना है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग, इससे हम लोगों ने बहुत समय से हम लोग हेल्थ केयर में यूज कर रहे हैं। इमेंस इंपैक्ट का मतलब बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाया, बहुत पुराने समय से यूज करते आए हैं। किस सेक्टर में? हेल्थ केयर सेक्टर में। इससे हम ज्यादा से ज्यादा और सेफ ड्रग्स बना सकते हैं, सेफ और इफेक्टिव ड्रग बना सकते हैं। अच्छा, सेफ और इफेक्टिव से क्या मतलब है? आपने देखा था पुराने समय में जब दवा खाता था कोई भी, तो पता लगा उसको पूरे बॉडी पे एलर्जी हो गई, पता लगा चक्कर आने लगे, पता लगा कि वो बेहोश होकर गिर गया, नाक से खून आ गया, कान से खून आ गया, बीपी हाई हो गया, क्योंकि ये एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है। आज की डेट पे आप एलर्जी बहुत कम सुनते होंगे। आज की डेट पे क्या हमने, जबकि इंसान सेंसिटिव हुआ है, इंसान की सेंसिटिविटी बढ़ी है कि घटी है? बढ़ी है। और दवाएं भी, पावर भी बढ़ रही दवाओं की, फिर भी एलर्जी नहीं कॉज करता। क्यों? क्योंकि हम सेफ थेराप्यूटिक्स बना रहे हैं, हम रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स बना रहे हैं, मतलब जिसको लेने के बावजूद भी कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखाता। ये देखो लिखा है, इंड्यूस अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स। तो यहां इंड्यूस के पहले नॉट लगा हुआ है, डू नॉट इंड्यूस अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स, यानी अब फालतू का इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स का मतलब एलर्जिक रिस्पॉन्स नहीं कॉज करता है। ठीक है। और भले ही इसे नॉन ह्यूमन सोर्सेस से निकाला गया है, जैसे इंसुलिन किससे निकाला गया? हाँ, इंसुलिन हमने बैक्टीरिया से निकाला, फिर भी वो क्या हो रहा है कि हमारे ऊपर इंपैक्ट नहीं डाल रहा है, जबकि हमारा इंसुलिन नहीं है वो, लेकिन हमें कोई भी इंपैक्ट नहीं डाल पा रहा है। ठीक है, कि नॉन ह्यूमन सोर्सेस से निकालने के बावजूद भी वो हम पर कोई बुरा प्रभाव नहीं डाल रहा है। एट प्रेजेंट कितनी थेराप्यूटिक्स अवेलेबल है मार्केट में? 30 थेराप्यूटिक्स अवेलेबल है, जो अप्रूव्ड हो चुकी है, जो WHO ने अप्रूव करी है। इन भारत में कितनी है? 12। पूरे वर्ल्ड में कितनी है?
30, पूरे वर्ल्ड में पूछी जाए 30, भारत में पूछी जाए तो 12, भारत में पूछी जाए तो 12। अब देखिए इन्होंने यही बताया, सबसे इंपॉर्टेंट थेरेपेटिक्स है जो घर घर में यूज होती है, मतलब सबसे ज्यादा हर घर में अगर कंबाइंड फैमिली है तो जरूर इंसुलिन यूज होती है, क्योंकि हमने कहा था ना, कल भी बोला था, हर चौथा व्यक्ति शुगर से सफर कर रहा है, हर चौथा व्यक्ति, वर्ल्ड का बता रहे हैं, हर चौथा व्यक्ति वर्ल्ड में शुगर से सफर कर रहा है। कारण बदलती हुई लाइफ स्टाइल, ठीक है ना, बहुत ज्यादा सुगरी चीजें खाना। पहले कोई पेप्सी, कोका कोला, ये बहुत आजादी के पहले नहीं थी ये सब चीजें, ठीक है ना। और अभी क्या होता है, हर चीज देखो पैक्ड फूड आइटम आ गए, उसमें शुगर जरूर लिखा होता है, शुगर सबसे ज्यादा होता है, देख लीजिए सबसे ज्यादा शुगर ही होता है, बाकी उसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं, फ्लेवर होते हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है, बदलती हुई लाइफ स्टाइल की वजह से, जैसे मैदा बहुत ज्यादा आजकल यूज हो रहा है फास्ट फूड में, मैदा नूडल्स में यूज हो रहा है, तो इन सब से क्या हो रहा है, शुगर बढ़ने का चांस बहुत ज्यादा हो गया। और हम प्रिजर्वेटिव फूड लेते हैं, उससे भी चांस ज्यादा हो जा रहा है। तो हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग इंसुलिन की खोज करी। अब देखो क्या लिखा है, एडल्ट ऑनसेट ऑफ डायबिटीज इज पॉसिबल बाय टेकिंग इंसुलिन। मतलब कहने लगे अगर किसी एडल्ट को डायबिटीज हो गई है तो केवल और केवल क्या एक उपाय है, इंसुलिन लेनी पड़ेगी। वो भी रेगुलर टाइम का मतलब हो गया सुबह, हो सकता है शाम, रेगुलर खाने के जस्ट 10 से 15 मिनट पहले इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है। अगर कोई इंसुलिन लेता है 10 से 15 मिनट पहले वो इंजेक्शन जरूर लगता है, और वो भी तभी लिखा है रेगुलर टाइम इंटरवल पे। कह रहा है क्या हो अगर ह्यूमन इंसुलिन अवेलेबल ही ना हो, मर जाएगा, ह्यूमन इंसुलिन अवेलेबल नहीं होगा, मर जाएगा व्यक्ति। इफ यू डिस्कस दिस, इफ यू वांट टू सून रियलाइज, कह रहा है जब आप इस बात को सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि हम इंसुलिन को आइसोलेट कर सकते हैं दूसरे एनिमल से, दूसरे एनिमल से आइसोलेट कर सकते हैं। और पुराने जमाने में जब हमको बायोटेक नहीं पता थी तो हम लोग क्या करते थे, स्लाटर हाउस होते ना, बूचड़ खाना, स्लाटर हाउस जो बूचड़ खाने को बोलते हैं, वहां पर जो पिग कटता था, जो बफेलो कटता था, जो काऊ कटते थे, जो गोट कटते थे, उनके पैंक्रियास से आइसोलेट कर लेते थे, उनके पैंक्रियास से आइसोलेट कर लेते थे। देखो लिखा इंसुलिन आइसोलेटेड फ्रॉम अदर एनिमल बी जस्ट इफेक्टिव एज सिक्रेटेड बाय ह्यूमन बॉडी इटसेल्फ। क्वेश्चन पूछा आपसे, क्वेश्चन मार्क लगाया है, कह रहा जो हम इन दूसरे जीवों से इंसुलिन निकालते थे, आइसोलेट करते थे, क्या ये उतनी ही इफेक्टिव है जितनी हमारे अंदर निकलती है? आंसर आएगा नहीं, आंसर आएगा नहीं। कह रहा है लेकिन कल्पना करिए आज की डेट पे बैक्टीरिया, वो भी ई कोली नाम का बैक्टीरिया अवेलेबल है जो हमारी इंसुलिन बना रहा है, जो हमारी इंसुलिन बना रहा है, मतलब हमारी वाली जीन की मदद से खुद इंसुलिन बना के हमें डिलीवर कर रहा है। कह रहा है सडनली पूरी प्रोसेस सिंपल हो चुकी है। कह रहा है अब आप इजिली देख सकते होंगे कि बहुत सारी क्वांटिटी ऑफ बैक्टीरिया हम ग्रो करा सकते हैं, और जितना मर्जी उतना, जितनी जरूरत है उतना इंसुलिन निकाल सकते हैं, जितनी आवश्यकता है। और ये काम पहली बार 1983 में किया एक बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी, नाम था एली लिली। तो कौन सी कंपनी ने निकाला? एली लिली, जो कि फार्मा कंपनी है। कब निकाला? 1983 में। कह रहा है कि सोच के देखिए, टैबलेट क्यों नहीं ले लेते? क्या सुई से क्यों, इन्वेसन मेथड क्यों यूज करेंगे? इन्वेसिव का मतलब जिससे हमें नुकसान हो रहा है। भाई आज इंसुलिन यहां ली, कल इधर लेंगे, फिर इधर डोज लेंगे, फिर इधर डोज लेंगे, फिर यहाँ पे कल, परसों सुबह फिर यहाँ, परसों शाम को फिर यहाँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे फिर यहाँ सुबह, फिर यहाँ। भैया कितनी लेंगे इंजेक्शन? पूरा पता है ये पूरा ठोस हो जाता है, सुई का पूरा निशान आ जाता है। भाई डेली वही इंजेक्शन लग रहा है, अगल बगल कितना, 4 इंच, ये नाभि से 4 इंच बस छोड़ना, ये 4 उंगलियां छोड़ना होता है, यहाँ पे लगता है। फिर यहाँ से 4 ये छोड़ना होता है, यहाँ से इतना, यहाँ से इतना छोड़ना होता है, यहाँ लेना होता है। अब वही रेंज है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, पूरा निशान पड़ जाते हैं। तो सोचिए, लेकिन हाँ उसकी जो सिरिंज होती है उसका गन आता है, गन, पेन आता है, पेन, तो वो गन उसका बड़ा पतला होता है, लेकिन निशान तो डेली लगेगा तो हो ही जाएगा। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो ओरली क्यों नहीं ले लेते? ओरली लेंगे तो इंसुलिन क्या है? हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? प्रोटीन का बना हुआ। और प्रोटीन का बना हुआ हार्मोन हम पचाने की क्षमता रखते हैं। वी हैव एबिलिटी टू डाइजेस्ट द प्रोटीन। क्यों? एग क्या है? प्रोटीन। फिश क्या है? प्रोटीन। दाल क्या है? सोयाबीन क्या है? फ्लैश क्या है? तो सब कुछ हम लोग पचा लेते हैं। जब हम लोग सब कुछ पचा लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, क्या हम इंसुलिन नहीं पचा पाएंगे? तो सिंपल सी प्रोटीन, और जो आप लोग ये सारी प्रोटीन मैंने नाम ली कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है,
और आप सिंपल प्रोटीन इंसुलिन नहीं पचा पाएंगे, तो इंसुलिन पच जाएगी, इसीलिए पच गई तो दवा बेकार हो गई, दवा बेकार हो गई, कोई फायदा नहीं। कह रहे हैं इंसुलिन पहले, देखो ये बात अब इन्होंने बोली, इंसुलिन पहले इस समय में एक्सट्रैक्ट करते थे फ्रॉम पैंक्रियास ऑफ स्लॉटर्ड कैटल एंड पिग, मतलब स्लॉटर हाउस में जो कैटल्स काटे जाते थे या पिग जो काटा जाता था उससे मिलता था। लिखा इंसुलिन फ्रॉम द एनिमल सोर्स टेकन कॉज सम प्रोटीन टू एलर्जी, बोलते हैं ये जो प्रोटीन ली जाती थी क्या कॉज कर देती थी, एलर्जी या अदर इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स, क्योंकि ये फॉरेन प्रोटीन थी कि खुद की है, फॉरेन। कह रहा है इंसुलिन में दो चेन होती है, ठीक है ना, दो चेन होती है, टू शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन, चेन ए और चेन बी, ठीक है ना, चेन ए चेन बी, ठीक है। लेकिन आपको बताऊं जब इंसुलिन इनएक्टिव होता है तो उसमें एक एक्स्ट्रा चेन थी और वो थी चेन सी, चेन सी लिखा हुआ है। इंसुलिन जो होता है वो दो छोटी चेन का बना है, चेन ए चेन बी, और दोनों ही आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ी रहती है, डाइसल्फाइड बॉन्ड, याद करिए ये डाइसल्फाइड बॉन्ड हमने एक जगह और बताया था, एंटीबॉडी जो कि कितने प्रकार की थी, 5। सबसे बड़ी चेन होती है चेन बी, चेन सी, जिसमें 33 अमीनो एसिड होते हैं। फिर ये होता है ये बी वाली जिसमें 30 अमीनो एसिड होते हैं और 21 ए में होते हैं, यानी टोटल 51 अमीनो एसिड का बना होता है इंसुलिन। इंसुलिन बराबर ए प्लस बी, सी एक्स्ट्रा चेन होती है, और जब ये देखो जब तीनों जुड़ी रहती है तो बनता है प्रो इंसुलिन, जब सी आइसोलेट हो जाती है केवल ए और बी जुड़ी रहती है तो बनता है इंसुलिन। क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्या है, ए और बी क्या है, और ए बी सी क्या है, और एक्स्ट्रा चेन कौन सी है, सबसे बड़ी चेन कौन सी होती है, सी से छोटी, बी से छोटी, उल्टा चलते जाओ। पर याद करो कि एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंसुलिन की खोज की थी और उसके अमीनो एसिड को सीक्वेंस किया था, उन्हीं की डिजाइन को समझ के हमने ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर बनाया था, जेनेटिक्स में पढ़ाया था। फ्रेडरिक सेंगर ने जिस प्रकार इंसुलिन में अमीनो एसिड को वो अलाइन करके हमें बताया था सीक्वेंस, ठीक उसी प्रकार हमने अपने डीएनए के सीक्वेंस को आइसोलेट किया इन्हीं की मदद से, इन्हीं के आइडिया से, और वो था ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर। याद करो वो फोटो वाली है, एक फीमेल बनी हुई है, उसका डीएनए निकाला गया, कंप्यूटर में लोड किया गया, रीडिंग आ गई थी, वहीं लिखा है ये लाइन। क्या कहा गया है मैमल में इंसुलिन जो होता है वो बनता किस रूप में है, इनएक्टिव फॉर्म में, नाम बताइए, प्रो एंजाइम की तरह, प्रो हार्मोन की तरह, ऑल्सो नीड टू प्रोसीड बिकम्स फुल्ली मैच्योर्ड एंड फंक्शनल हार्मोन विच कंटेन एन एक्स्ट्रा स्ट्रेच कॉल्ड सी पेप्टाइड। बोलने लगे एक सी पेप्टाइड होता है, सी पेप्टाइड, दिस सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन द मैच्योर इंसुलिन। ये सी पेप्टाइड कहां नहीं होता, मैच्योर में कहां होता है, नहीं होता है, तो ये क्या होता है, रिमूव हो जाता है। सबसे बड़ा चैलेंज क्या था इंसुलिन को मैच्योर फॉर्म में ले आना, आरडीएनए टेक्नोलॉजी से बनाना, वो भी किस फॉर्म में, मैच्योर फॉर्म में। अच्छा क्यों चैलेंज था, हम ए बनाते थे, सी बनाते थे, बी बनाते थे, ए बनाते थे, तीनों को आपस में जोड़ देते थे, लेकिन तीनों काम ही नहीं करता था। फिर हमने ए और सी जोड़ा, काम नहीं किया, फिर हमने बी और सी जोड़ा, काम नहीं किया, फिर हमने कई सालों बाद ए और बी को जोड़ा, तब जाके काम किया, तो कई साल ऐसे वेस्ट हो गए। 1983 में नाम बताया था, एली लिली कंपनी, कहां की है, हाँ अमेरिकन कंपनी है, इन्होंने दो डीएनए के सीक्वेंस बनाए, चेन ए का चेन बी का, और दोनों को प्लाज्मिड की मदद से बनाया। और कौन सा प्लाज्मिड ये भी बता दूं, कौन सा प्लाज्मिड, PBr 322 की मदद से, और इसको कहां डाल दिया, ई कोलाई में, और इंसुलिन की दो चेन तैयार हो गई, चेन ए और चेन, अब दोनों को उन्होंने निकाल लिया, कल्चर मीडियम से निकाल लिया, और दोनों को किस ब्रिज से जोड़ दिया, डाइसल्फाइड ब्रिज से कंबाइन कर दिया। अब हमें ह्यूमन की इंसुलिन मिल गई जिसका नाम पड़ा ह्यूमलिन, ह्यूमन इंसुलिन इज ह्यूमलिन, ह्यूमन इंसुलिन का नाम है ह्यूमलिन।
अब जीन थेरेपी की बात करते हैं। यदि कोई पर्सन पैदा हुआ किसी आनुवंशिक रोग से, तो उसके जीन को करेक्ट किया जा सकता है। और इस तरह के रोग का नाम है स्किड, SCID। नाम नहीं दिया एनसीईआरटी में, पर इसका नाम पूछा जा सकता है। स्किड का पूरा नाम होता है सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसमें ना तो व्यक्ति में टी लिम्फोसाइट बनेगा ना बी, ये बनेगा भी तो नष्ट हो जाएगा, बनता भी है तो नष्ट हो जाता है। ऐसे व्यक्ति में किस चीज की कमी होती है? कोई जीन डिफेक्टिव होता है। कौन सा जीन डिफेक्टिव होता है? एडा जीन। और एडा जीन एडा एंजाइम बनाता है। एडा का पूरा नाम एडिनोसिन डी एमिनेज। एडिनोसिन डी एमिनेज ये एंजाइम करता क्या है? जब डीएनए टूटता है तो कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस निकलते हैं। जब डीएनए हमारा टूटता है तो कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस निकलते हैं। ये उन टॉक्सिक सब्सटेंस को नॉन टॉक्सिक बना देता है। ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उनको क्या कर देता है? नॉन टॉक्सिक। जरा सोचिए, अगर मेरे अंदर एडा एंजाइम बन ही नहीं रहा है, लेकिन मेरा डीएनए तो टूटेगा, तो मेरे अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस बनेगा। अब उस टॉक्सिक सब्सटेंस को डिटॉक्सिफाई करने वाला एंजाइम एडा नहीं बन रहा मेरे अंदर। अब बताइए, मेरे अंदर टॉक्सिसिटी फैल जाएगी कि नहीं फैलेगी? तो मेरे लिम्फोसाइट्स मरने लगेंगे। टी भी मर जाएगा, बी भी मर जाएगा। टी भी मरेगा, बी भी मरेगा, क्योंकि जो टॉक्सिक सब्सटेंस है इम्यून सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, अब टी और बी दोनों मरेंगे, और इस वजह से मेरे अंदर ना तो CMI यानी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी रह जाएगी, और ना HMI यानी ह्यूमोरल मेडिएटेड इम्यूनिटी। दोनों इम्यूनिटी काम ही नहीं करेगी, क्योंकि टी करता था CMI, बी करता था HMI। तो ये दोनों इम्यूनिटी मेरी जीरो हो गई, मतलब एक्वायर्ड इम्यूनिटी मेरी जीरो हो गई, केवल इन्नेट इम्यूनिटी है मेरे अंदर। अब जरा सोच के देखिए, यदि किसी पर्सन की इन्नेट इम्यूनिटी केवल काम करे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी काम ही नहीं कर रही है, तो आप बताइए क्या होगा? वो व्यक्ति जिंदा ही नहीं रह सकता। इस तरह के बच्चों को एक विशेष तरह के बलून में बंद कर देते हैं, और इसे बोलते हैं बलून बेबी। बलून बेबी, उसमें क्या होता है? छोटे छोटे गोल गोल खाने लगे रहते हैं, उससे खाना दिया जाता है बच्चे को अंदर ही अंदर, वहीं पर बच्चे को सारी सुविधाएं दी जाती है अंदर ही अंदर बलून में। ऐसा बच्चा ना तो बाहर निकलता है, ना रोड पे फ्रीली घूम सकता है, ना तो वो पार्क में खेल सकता है, ना तो स्कूल जा सकता है। ठीक है, क्योंकि जरा सा भी इंफेक्शन हुआ वो तुरंत मर जाएगा, क्योंकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जीरो हो गई है। आपकी बॉडी की 90% रोगों से लड़ने की क्षमता कौन देता है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अभी बात यही चल रही थी ना, गांव वाले लोग ज्यादा पैथोजन के संपर्क में आते हैं कि शहर वाले लोग ज्यादा पैथोजन, है ना? गांव वाले। अच्छा, शहरों में भी चलो एक बात करते हैं, शहर में भी जो लेबर क्लास के लोग हैं, जो घर वर बनाते हैं, उनके बच्चों को देखो, मिट्टी में खेलेंगे, सीमेंट से खेलेंगे, हाथ भी नहीं धोएंगे, और उसी से खाना खा लेंगे, लेकिन वो बीमार नहीं पड़ते। हमारे आपके घर के बच्चे क्या होता है? बेड भी एकदम नीट एंड क्लीन है, डेली होता है, सैनिटाइज किया जाता है, डेली नहलाया जाता है, धुलाया जाता है, काजल वाजल लगा के टीका लगा दिया जाता है काला, कि नजर ना लगे, तो भी वो बीमार पड़ते हैं। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? तो ज्यादा बीमार पड़ते, देखो आए दिन हर महीने में छोटे बच्चे एक आध बार बीमार पड़ते ही पड़ते हैं। ठीक है ना, क्योंकि उनकी बॉडी की इम्यूनिटी बड़ी कमजोर है, और जो इस तरह के लोग थे उनकी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग है। तो जिनकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी जितनी अच्छी होगी वो उतने स्ट्रांग होंगे, और जिनकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी अच्छी नहीं होगी वो वीक होंगे। अब कहा था ना, अमिताभ बच्चन जैसे लोग जो अल्ट्रा सोफेस्टिकेटेड और अल्ट्रा हायर लाइफस्टाइल जीते हैं, जिनको इन्फेक्शन छू भी नहीं सकता है, मतलब इतने ज्यादा उनकी कार नीट एंड क्लीन, उनका घर नीट एंड क्लीन, पता लगा एक बार चले पीछे से पोछा लग गया, बढ़िया, है ना? वो भी ये हमारे आपके घर वाला फिनाइल यूज नहीं होता उनके यहाँ स्टैंडर्ड क्लास का यूज होता होगा, जो बैक्टीरिया को 99.99 मारता है ना? हम लोग क्या 99 वाला होगा, उनके यहाँ 100% वाला लगता होगा, फिर भी उनको कोरोना हो गया। सोच के देखो। तो मैं कहना क्या चाहता हूं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति बहुत सोफिस्टिकेटेड लाइफ जीने लगता है तो भी उसकी लाइफस्टाइल खराब हो जाती है ना? एक्वायर्ड इम्यूनिटी तभी डेवलप होगी जब हम पैथोजन के संपर्क में आएंगे। तो इसीलिए बोला है कि इसको करेक्ट करना बहुत जरूरी है। अब करेक्ट कैसे करेंगे? इसी को बोलते हैं जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में एक कलेक्शन ऑफ मेथड यूज करते हैं, जिससे हम करेक्ट करेंगे जीन डिफेक्ट को, और जिसको हमने डायग्नोज किया है किसी चाइल्ड या एम्ब्रियो में। कह रहा है या तो बच्चा पैदा हो गया या तो अभी पैदा नहीं हुआ। लेकिन अगर बच्चा पैदा हो गया है तो ये टेम्परेरी ट्रीटमेंट होगा, और अगर बच्चा पैदा नहीं हुआ परमानेंट ट्रीटमेंट होगा। ध्यान दीजिएगा, इफ जीन थेरेपी डन इन द एम्ब्रियो इट विल बी परमानेंट, इफ डन इन द चाइल्ड देन इट विल बी टेम्परेरी। ध्यान दीजिएगा,
यहां पर जीन को इंसर्ट कर दिया जाता है पर्सन के अंदर, पर्सन की सेल के अंदर। हमने जीन लिया और पर्सन की सेल के अंदर डाल दिया या उसके टिश्यू में डाल दिया। अब उसके बाद क्या किया, इस डिजीज को हमने ट्रीट कर लिया। इसको कैसे करेक्ट करेंगे, जीन डिफेक्ट को कैसे करेंगे? नॉर्मल जीन जो है उसकी जगह पर अच्छा जीन, नॉर्मल जीन जो है वो फंक्शनल था, लेकिन जो एबनॉर्मल जीन था वो नॉन फंक्शनल होगा। तो हम नॉर्मल जीन लेकर के एबनॉर्मल जीन से रिप्लेस कर देंगे, इसी को बोलते हैं जीन थेरेपी। ये लिखा है ना, नॉन फंक्शनल जीन की जगह फंक्शनल जीन डाल देंगे, जिससे कंपनसेट हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो ना क्या लिखा है? लिखा है कि जो मेरा जीन नॉर्मल एबनॉर्मल है, इनसे मैंने नॉर्मल जीन लिया और अपने बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दिया, तो ये मेरे अंदर अब कौन सा जीन आ गया? नॉर्मल। पहली बार जीन थेरेपी कब की गई थी? 1990 में। कितने साल की छोटी बच्ची में? 4 साल की। उसके अंदर किसकी कमी थी? एडा का पूरा नाम। ये एंजाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? हमारी इम्यून सिस्टम के लिए। क्यों? क्योंकि अगर ये एंजाइम नहीं होगा तो हमारी बॉडी के में टी और बी लिम्फोसाइट मरेंगे, क्योंकि टॉक्सिसिटी फैल जाएगी। द डिसऑर्डर कॉज बाय द डिलीशन ऑफ जीन, बोलते हैं इसके लिए जीन डिलीट हो गया होगा। कौन सा जीन? एडा वाला। कुछ बच्चों में एडा की कमी को हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन द्वारा पूरी करते हैं। अब बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है? मेरा बोन मैरो निकाला गया या बच्चे का बोन मैरो निकाला गया, लेबोरेटरी में रेट्रोवायरस की मदद से उसमें फंक्शनल जीन डाल दिया गया। मतलब मेरा मान लो मैं स्किड से सफर कर रहा हूं, मेरा बोन मैरो से मेरी सेल निकाल ली गई, लिम्फोसाइट निकाल लिए गए और उसे लेबोरेटरी में कल्चर किया गया, और जितनी भी लेबोरेटरी में मेरी सेल थी वो सब एबनॉर्मल थी कि नॉर्मल? उसमें नॉर्मल जीन डाल दिया गया। किसकी मदद से? एनिमल है, मैं एनिमल हूं कि प्लांट? तो एनिमल में रेट्रोवायरस के एग्रोबैक्टीरियम, तो रेट्रोवायरस की मदद से इसको डाल दिया गया, और डालने के बाद अब मेरी सेल एबनॉर्मल की बजाय नॉर्मल हो गई। अब मुझे कंसिक्वेंटली लौटा दिया गया, यानी मेरा ही बोन मैरो जब निकाला गया था तो डिफेक्टिव था, और मेरा बोन मैरो जब मुझे वापस किया गया तो वो इफेक्टिव हो गया। अच्छा, इस थेरेपी को ही तो बोलते हैं जीन थेरेपी। अच्छा, अब मेरे अंदर कुछ दिन तक एडा एंजाइम बनेगा, जब तक लिम्फोसाइट मेरे अंदर जिंदा है तब तक मेरे अंदर एडा एंजाइम बनेगा, और तब तक मेरे टी और बी लिम्फोसाइट को कोई नुकसान नहीं होगा। मैं कुछ दिन स्वस्थ लाइफ जीऊंगा, कुछ महीने कुछ साल तक स्वस्थ लाइफ जीऊंगा। जब वो लिम्फोसाइट, कोई भी सेल अमर नहीं है, तो आज नहीं कल तो जो लिम्फोसाइट दिया गया है साइंटिस्ट ने, वो आज नहीं कल मरेंगे। अच्छा, जब मरेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर एडा एंजाइम बनना बंद हो जाएगा, तो मुझे जीन थेरेपी बार बार करानी पड़ेगी कि बस एक बार करा ली लाइफ टाइम काम करेगी? बार बार। तो ये ध्यान रखना है कि इट इज परमानेंट की इट इज टेम्परेरी। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है या तो डेली इंजेक्शन ले लो, या तो डेली इंजेक्शन ले लो, लेकिन डेली इंजेक्शन लेना उपाय है नहीं। तो देखो इसमें होता क्या है, डेली इंजेक्शन लेने में एडा का इंजेक्शन डेली दे दिया जाता है ये, लेकिन प्रॉब्लम क्या है दोनों ही अप्रोचेस में? दे आर नॉट कंप्लीटली क्योर, पूरी तरह से क्योर नहीं कर सकते, क्योंकि क्योंकि पैदा होने के बाद चीजें चेंज नहीं की जा सकती। पहले स्टेप का मतलब हो गया जीन, वो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। पहले स्टेप में जीन थेरेपी में करेंगे क्या? लिम्फोसाइट ले लेंगे, किसका? पेशेंट का। पेशेंट के ब्लड से लिम्फोसाइट निकाल लेंगे और कल्चर मीडियम में ग्रो करा देंगे बॉडी के बाहर। फंक्शनल एडा सीडीएनए फंक्शनल एडा सीडीएनए मतलब रेट्रोवायरस की मदद से, यानी फंक्शनल एडा सीडीएनए रेट्रोवायरस की मदद से डाल देंगे। कहां पे? इसके लिम्फोसाइट्स में, पेशेंट के लिम्फोसाइट्स में, और बाद में उसको तुरंत लौटा भी दिया जाएगा, तुरंत पेशेंट को वापस दे देंगे। सेल आर नॉट इमॉर्टल, मतलब कोई भी सेल अमर नहीं है, मतलब मरेगी, तो पेशेंट को बार बार इंफ्यूजन कराना पड़ेगा, और वो भी कौन सा? जेनेटिकली इंजीनियरिंग लिम्फोसाइट्स का। जेनेटिकली इंजीनियरिंग लिम्फोसाइट बार बार लेना पड़ेगा। हाउएवर, लेकिन अगर जीन थेरेपी या बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन हमने अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में कर लिया होता तो ये कैसा हो जाता? तो परमानेंट हो जाता, तो परमानेंट हो जाता। अभी तो बचा है ना काफी।
बताइए। बायोटेक्नोलॉजी से सब कर सकते हैं एक को छोड़कर। ये कन्वेंशनल हाइब्रिडाइजेशन ये कोई बायोटेक का काम नहीं था, ये तो एक टेक्निक है, जबकि ये बायोटेक में सब कुछ लिखा हुआ था। ये बताइए एडवांटेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, क्रिएशन ऑफ प्रोसेस ऑफ फर्मेंट फूड, ये सही है। पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप बना सकते हैं, सही है। प्लांट ज्यादा न्यूट्रिशन और टेस्टियर फ्रूट बना सकता है, सही है। प्रोडक्शन ऑफ न्यू टाइप ऑफ मेडिसिन टू फाइट द फैटल डिजीज, सही है। सारे कर सकते हैं। विच इज नॉट मेनली यूज फॉर द इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन, कौन सा मेनली फूड प्रोडक्शन को नहीं बढ़ा सकता? ये एनसीईआरटी में था, ये भी था, ये भी था, ये नहीं होगा। एपीकल्चर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। ये नॉट ट्रू अबाउट ग्रीन रेवोल्यूशन, इससे हमने ट्रिपल पैदावार कर दी थी, सही है। ये एग्रोकेमिकल था, सही है। यूज्ड इंप्रूव्ड क्रॉप वैरायटी, सही है। लेकिन आज जीएम क्रॉप हमने यूज नहीं करी थी। जीएम क्रॉप तो अभी लेटेस्ट हम लोग ने बनाई है। ये करेक्ट स्टेटमेंट, प्रॉब्लम ऑफ फार्मर्स इन डेवलपिंग वर्ल्ड इंक्लूड इन एक्सपेंसिव एग्रोकेमिकल, सही है। ग्रीन एवोल्यूशन सक्सीडेड इन डबलिंग द, गलत हो गया, ट्रिपलिंग था। एनी पार्ट ऑफ प्लांट मेरिस्टेम ऑफ सूट और नोड ऑफ स्टेम ग्रो, तो ये हो जाएगा टिश्यू कल्चर एंड एक्सप्लांट। हाँ, टिश्यू कल्चर और एक्सप्लांट। अरे मेथड पूछा है तो टिश्यू कल्चर, और पूछा है पार्ट ऑफ द सेल, पार्ट ऑफ द प्लांट, तो वो हो जाएगा एक्सप्लांट। तो टिश्यू कल्चर एंड एक्सप्लांट कौन सा है? पहला। By the application of tissue culture, it is possible to achieve the large amount of plant in very short time. तो माइक्रो प्रोपोगेशन, बहुत बड़ा हिंट दिया है कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा पौधे बना रहे हैं। आंसर आएगा माइक्रो प्रोपोगेशन। Which is not incorrect about the culture method, टिश्यू कल्चर मेथड के लिए इनकरेक्ट कौन सा है? न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड द कार्बन सोर्स सच एज ग्लूकोज, गलत हो गया, सुक्रोज था, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, ईच प्लांट प्रोड्यूस थ्रू द मेथड जेनेटिकली आइडेंटिकल टू ओरिजिनल प्लांट, एंड दिस, ये सही है। नहीं, गलत हो गया, सोमा क्लोन होना चाहिए। सोमैटिक हाइब्रिड कहां बनेगा? अगर सेम है तो सोमा क्लोन बोलना चाहिए, ये भी गलत हो गया। आगे, फूड प्लांट, बनाना, एप्पल, टोमेटो यानी बैट, ये हम लोग ने हाँ इस मेथड से बनाया, सही है। लीव्स ऑफ वायरस प्लांट कैन बी यूज, गलत। लीव्स कहां यूज किया था? मेरिस्टेम यूज किया था। तो क्या हुआ? केवल पूछा क्या था, गलत कि सही? इनकरेक्ट पूछा गया है। पहला ये सही, थर्ड सही है। पहला और चौथा, ये पहला और चौथा। Which part of virus infected can be used as explant? वायरस फ्री प्लांट। एक्सप्लांट के लिए एक्सिलरी बड, एक्सिलरी मेरिस्टेम ज्यादा सही है, बड नहीं। एक्सिलरी मेरिस्टेम, ये एक्सिलरी बड लिखा है, बड नहीं। What is the correct sequence of step involved in somatic hybridization of tomato? पहले हमने लेंगे ये लेंगे पहले, फिर आइसोलेशन ऑफ सिंगल सेल फ्रॉम पोटैटो एंड टोमेटो, यानी पहले डाइजेस्ट करेंगे, तो पहले चौथा होना चाहिए, फिर सेकंड होगा, नहीं फिर ये होगा, फॉर्मेशन हो जाएगा इसका प्रोटोप्लास्ट का। तो पहले 4 फिर फर्स्ट, हाँ फिर आइसोलेट हो जाएगा ना, फिर उसके बाद ये हो जाएगा, यानी पहले 4 फिर सेकंड फिर फर्स्ट और फिर थर्ड और फिर फिफ्थ, ये हो जाएगा। अब ये बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन टू ऑब्टेन मैक्सिमम यील्ड टू रिड्यूस हार्मफुल इफेक्ट ऑन द एनवायरमेंट इज, ट्रेडिशनल मेथड तो नहीं होगा, इंक्रीज यूज ऑफ पेस्टिसाइड, एंड ये गलत हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स यूज करें। नहीं, एक मिनट, हाँ थर्ड ही है, तभी तो बायो पेस्टिसाइड की तरह काम करेगा।
बायो इंसेक्टिसाइड की तरह काम करेगा। ऑर्गेनिज्म विद अल्टर्ड जीन, जीएमओ, जीएमओ कहलाएगा। यानी पहला जेनेटिक मॉडिफिकेशन, रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल, सही है। रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्टेड लॉसेस, सही है। इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेज, सही है। इनहेंस न्यूट्रिशनल वैल्यू, सही है। तो कौन सा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सारे सही हो जाएंगे। BT is widely used contemporary biology as an alternative of, किसकी तरह अल्टरनेटिव है, ये सही है, इंसेक्टिसाइड, और कोई सही नहीं है। GM crop are designed to develop natural resistance from insect and pest which is not modified Bacillus thuringiensis। कौन सा मॉडिफाई नहीं किया गया था? हाँ, बासमती राइस और नीम। बासमती राइस और नीम तो पेटेंट रूल में पढ़ोगे आप। इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट transgenic cotton has been produced by inserting the DNA from bacteria, सही है ना? Which of following clearly defines BT cotton? क्रिस्टलाइन प्रोटीन, और कोई मैच हो नहीं रहा है। बीटी टॉक्सिन प्रोटीन, क्रिस्टल्स प्रेजेंट इन बैक्टीरियम Bacillus thuringiensis do not kill the bacteria because bacteria are resistant to the toxin. Bacteria enclose toxin in the specific sac. Toxin is inactive in the form of, ये सही है। थर्ड, which is the functional of BT toxin protein? कौन सा फंक्शनल है BT टॉक्सिन? Cause death of insect after ingesting it, ये होगा सेकंड, क्योंकि तभी फंक्शनल होगा। Which of following is true about BT toxin? BT टॉक्सिन के लिए कौन सा ट्रू है? BT exists as active toxin in Bacillus, गलत हो गया। Inactive protoxin get converted into active, ये सही है, सेकंड ऑप्शन। Choice of gene, crop और targeted pest, बताया था ना, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। Cry 1AC, Cry 2AB, हाँ तो कॉटन बॉलवर्म ओनली, कॉटन बॉलवर्म ओनली, क्योंकि वो था Cry 1AB, वो था Cry 1AB, तो आंसर हो जाएगा थर्ड ओनली। ये तो आपको पता है, बताया था। ये क्या है, कॉटन बॉलवर्म की बात की है, तो Cry 1AC, Cry 2AB, कौन सा हो जाएगा? हाँ, ये निमेटोड का नाम मिलोइडिगाइनी कॉग्निटा। In which of following pest resistance plant a nematode was introduced by implying RNA? क्या होगा? टोबैको, हाँ, क्योंकि निमेटोड की बात कर रहा है तो टोबैको। RNAi मेथड, सेलुलर डिफेंस, सेलुलर डिफेंस होगा ना, देखा है ना किस पर बेस्ड था, सेलुलर डिफेंस। कह रहा है कि साइलेंसिंग ऑफ आरएनए निमेटोड, कह रहा है कि किससे प्रोटेक्ट करने के लिए? निमेटोड से प्रोटेक्ट करने के लिए। टोबैको रेजिस्टेंस, टोबैको प्लांट रेजिस्टेंस टू निमेटोड हैव बीन डेवलप्ड प्रोडक्शन ऑफ डीएनए व्हिच इज प्रोड्यूस्ड in the host cell as an antefidant both sense and antisense RNA particular protein, toxic protein, तो क्या हो जाएगा? Tobacco plant resistance of nematode have been developed by the introduction of DNA which produced as both sense and antisense। second, नोवल स्ट्रेटजी बोली गई तो आरएनए इंटरफेरेंस, स्ट्रेटजी का नाम था आरएनए इंटरफेरेंस। ठीक है, बाकी कल करेंगे।